गुड इवनिंग, राधे राधे, प्रणाम सबको। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग को? बताइएगा एक बार ज़रा। गुड इवनिंग। क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग को? बताइए ज़रा एक बार। ठीक है, चलिए, ओके। तो हम लोगों कल टेंशन मेंबर की डिज़ाइनिंग के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने ग्रॉस शियर फेलियर के बारे में पढ़ लिया था। और नेट रप्चर स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में। ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी, जब हम लोग टाइप्स ऑफ फेलियर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन में, तब हमने वहाँ पे बात किया था कि जब कभी भी हम लोग बोल्टिंग या रिवेटिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर देते हैं एजेस के, तो शियर फोर्स जब बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है तो प्लेट का एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है। जैसे इस प्लेट का हिस्सा टूट के ऐसे अलग हो गया, इस प्लेट का हिस्सा टूट के ऐसे अलग हो गया, तो इसे हम ब्लॉक शियर फेलियर कहते हैं। फिर सुनिएगा क्या कह रहे हैं हम। ब्लॉक शेयर फेलियर का मतलब ये होता है कि जब कभी भी रिवेटिंग या बोल्टिंग के लिए जो होल्स बना रहे हैं वो एजेस के काफ़ी पास बना दिए जाते हैं, तो जब कभी भी शियर फोर्स डोमिनेट करता है, टेंशन फोर्स डोमिनेट करता है, तो इन दोनों के कंबाइंड प्रभाव के हेल्प से जो इन लोग का कंबाइंड इफेक्ट होता है, इसकी वजह से हमको ब्लॉक शेयर फेलियर देखने को मिलता है। यानी कि ब्लॉक शेयर फेलियर जो भी होगा, इसमें हमारे शियर फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों का योगदान होगा। शियर फोर्स क्रैक पैदा करेगा फोर्स के डायरेक्शन में, और जो टेंसाइल फोर्स है वो क्रैक पैदा करेगा फोर्स के परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके, ठीक है। जो लेट आ रहे हैं फिर से एक बार सुन लीजिए ध्यान से। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ फेलियर की एंड थर्ड टाइप ऑफ डिजाइन मेथड्स की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ की। हमने यहाँ पे नेट रप्चर स्ट्रेंथ निकाल लिया था कल, और कल हमने ग्रॉस यील्डिंग की भी स्ट्रेंथ हमने निकाल दी थी। आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉक शियर फेलियर की। और इसमें हमने आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोल्टिंग एंड रिवेटिंग करते हैं तो बोल्ट और रिवेट के लिए जो होल्स बनाते हैं वो काफ़ी दूर काफ़ी पास बनाते हैं एजेस के। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से होता ये है कि आपका वहाँ पर शेयर फोर्स और टेंसाइल फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होता क्या है कि उसका एक टुकड़ा, प्लेट का एक टुकड़ा टूट करके कुछ इस तरीके से अलग हो जाता है। कुछ इस तरीके से टूट करके क्या होता है? अलग हो जाता है। ब्लॉक शेयर फेलियर हमको तभी देखने को मिलता है जब हम लोगों ने रिवर्स एंड वोर्स को काफ़ी एज के पास लगा दिया है, पहली चीज़। दूसरा, ब्लॉक शेयर फेलियर में शेयर फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों का योगदान होता है। जो शेयर फोर्स होता है वो फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में क्रैक पैदा करता है, और जो टेंसाइल फोर्स होता है वो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आपका क्रैक पैदा करता है। यानी कि ब्लॉक शेयर फेलियर जो है वो शेयर फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों के मिलने से ही होगा, ना अकेले शेयर फोर्स से, ना अकेले टेंसाइल फोर्स से। टाइम चेंज क्यों करते हैं, या टाइम चेंज करते नहीं, टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको मैसेज डाला जाता है क्योंकि आज आपकी कोई और प्रैक्टिस बैच की क्लास नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है, इतना फ्लेक्सिबल बनना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, हम लोग के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्या किया जाए। अब है ऐसी व्यवस्था, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, पहले ही बता दे रहे हैं जो लोग लाइव हैं, ठीक है, ताकि फिर से कोई लफड़ाबाजी ना हो। कि पहली चीज़, टॉपिक टफ है तो केवल तभी मैसेज करना जब आपको क्या हो, ज़रूरत हो, पहली चीज़। ठीक है, हाँ, मैंने कल ही बताया, मैं एडवांस से बता देता हूँ, ठीक है, पता नहीं क्यों लोग सो रहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आज आपकी रात में 10 बजे से भी क्लास रहेगी। कल मैंने बता दिया था आपको कि आज के दिन 2 क्लास रहेंगी, क्योंकि और कोई प्रैक्टिस बैच नहीं है, बाकी टीचर्स आज छुट्टी पे हैं, मैं ही आज क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आज आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, एक 4 बजे से 6 बजे तक, मतलब जब तक हम लोग का टेंशन मेंबर का क्वेश्चंस हो रहा है तब तक। उसके बाद फिर रात में 10 बजे से हम लोग कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे। तो अभी आपको पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो ऐप पर शेड्यूल लगा हुआ है, आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लॉक शेयर फेलियर है वो होगा कैसे, वो होगा शेयर फोर्स के प्रभाव से, और वो होगा टेंसाइल फोर्स के प्रभाव से। ठीक है, यानी कि दोनों जब मिलेंगे तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो क्रैक पैदा होगा, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे शेयर फोर्स ब्लॉक शेयर फेलियर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ है जो ध्यान सुनना, और यही अगर अच्छी समझ गए, ठीक है, तो आप इसके कोई भी क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक, क्या चीज़ आपको समझानी है? समझानी ये है कि जब कभी भी शियर की वजह से क्रैक पैदा होगा तो टेंशन की वजह से रप्चर नहीं पैदा होगा, यील्डिंग होगा। यानी शियर और टेंशन में से एक टाइम में केवल एक ही डोमिनेट करेगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसको आराम से सुनिएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने?
पहले ये बोला कि जो ब्लॉक शियर फेलियर है वो शियर और टेंशन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से देखने को मिलता है, पहली चीज। दूसरा मैंने क्या बोला कि जब शियर की वजह से क्रैक आएगा तब टेंशन की वजह से यील्डिंग होगा, और जब टेंशन की वजह से क्रैक आएगा तो शियर की वजह से यील्डिंग होगा। देखिए लिखा है, जब टेंशन की वजह से क्रैक आएगा, फ्रैक्चर मतलब क्या, क्रैक। जब टेंशन की वजह से फ्रैक्चर आएगा तो शियर की वजह से यील्डिंग होगा, जब शियर की वजह से फ्रैक्चर आएगा तो टेंशन की वजह से यील्डिंग होगा। इसको याद रखना है, यानी कि ब्लॉक शियर फेलियर की जब हम स्टडी करते हैं तो हम वहाँ पे दो स्ट्रेंथ निकालते हैं, TDB1 और TDB2। TDB1 क्या बताता है, ये बताता है कि जब आपके सेक्शन में शियर यील्डिंग हुई है और टेंशन फ्रैक्चर हुआ है, मतलब टेंशन की वजह से क्रैक्स पैदा हुए हैं और शियर की वजह से डिफॉर्मेशन पैदा हुआ है। फिर हम निकालते हैं TDB2, ये क्या बताता है, ये बताता है टेंशन यील्डिंग एंड शियर फ्रैक्चर, यानी टेंशन की वजह से डिफॉर्मेशन पैदा हुआ है और शियर की वजह से फ्रैक्चर पैदा हुआ है। इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू कम आती है हमें वहाँ पर फेलियर उसी की वजह से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, उनकी मीनिंग समझ लीजिए, तो हम फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और फिर ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाए ये भी आपको सिखाएंगे। कहाँ चला गया, हाँ ठीक है। सबसे पहले क्या, AVG। AVG का मतलब क्या है कि AVG का मतलब है मिनिमम ग्रॉस एरिया इन शियर अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मिनिमम ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया मतलब जिसमें हम लोगों ने होल्स के जो रिडक्शंस है उनको ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि यह वाला जो आपका एरिया मिल रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लंबाई होगी उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो AVG मिल जाएगा। जब कभी भी हम AVG की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा एकदम फोकस होकर के, जब कभी भी हम AVG की बात करते हैं तो AVG का मतलब होता है मिनिमम ग्रॉस एरिया इन शियर अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि डायग्राम जो भी बनेगा उसमें शियर की वजह से ग्रॉस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे और यह फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ग्रॉस एरिया का मतलब कि हम उसमें डायमीटर ऑफ होल को कंसीडर नहीं करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कह रहा है, दूसरा चीज ये कह रहा है कि AVN का मतलब होता है मिनिमम नेट एरिया इन शियर अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। नेट एरिया का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें हम होल के डायमीटर को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो हमारा होल है उसके भी डायमीटर को माइनस किया जाएगा। कैसे करेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले टर्म्स के साथ फैमिलियर हो जाइए। तो AVG का मतलब क्या हो गया कि फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा था तो फोर्स के डायरेक्शन में जो हमारा शियर की वजह से मिनिमम ग्रॉस एरिया आ रहा है वो हो गया AVG। ठीक है, और शियर की वजह से जो नेट एरिया आ रहा है वो हो गया AVN। ठीक, फिर आता है ATG क्या बता रहा है, मिनिमम ग्रॉस एरिया इन टेंशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है इसके अलोंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स ATG मतलब क्या हो गया, ATG का मतलब हो गया मिनिमम ग्रॉस एरिया इन टेंशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। ग्रॉस एरिया मतलब इसमें हम होल के डायमीटर को माइनस नहीं करेंगे। ATN मिनिमम नेट एरिया इन टेंशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, टेंशन में एरिया निकालना है लेकिन इस बार हम लोग होल के एरिया को माइनस करेंगे। ठीक है, होल के एरिया को माइनस करेंगे। तो ये हो गया AVG, AVN, ATG, ATN। ठीक है, ये हो गया टर्म्स। ठीक, किसका क्या मतलब आपको बताया, अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। TDB1, कुछ टिप्स है यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, 3-4 टिप्स हैं, उसको याद रखेंगे अगर तो ये फॉर्मूला आप अपने आप खुद बना लोगे, आपको टेंशन नहीं होगा। शियर में यील्डिंग है, शियर में यील्डिंग का मतलब क्या हो गया, यील्डिंग का मतलब हो गया कि हमको क्या यूज करना है, हमको ग्रॉस एरिया। यील्डिंग में क्या होता है, हमेशा ग्रॉस एरिया होता है, यील्डिंग में हमेशा ग्रॉस एरिया होता है। सर ATG एक बार फिर से रिपीट कर दें। ठीक है, ATG और ATN का मतलब ये होता है कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमको एरिया निकालना है। जब ATG की बात करेंगे तो होल के डायमीटर को माइनस नहीं करेंगे, और जब हम लोग ATN की बात करेंगे तो वहां पे नेट एरिया है तो हम लोग होल के डायमीटर को माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें
अगर हम यहाँ पर बात करें TdB1 की, तो TdB1 क्या है, शीयर में यील्डिंग हो रही है, टेंशन में फ्रैक्चर हो रहा है, यानी कि शीयर की वजह से आपका यील्डिंग होगा। तो यील्डिंग का मतलब क्या होगा, उसमें क्रैक्स नहीं पैदा होंगे, डिफॉर्मेशन होंगे। तो जब क्रैक्स नहीं पैदा होते तो क्या होता है, ग्रॉस वाला फॉर्म लगाता है, याद है, AG इंटू FY अपॉन गामा एम नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए जी ही तो है, AVG शीयर में ग्रॉस एरिया, शीयर में ग्रॉस एरिया मतलब विदाउट होल्स। ठीक, तो AVG इंटू एफ वाई, जैसा था ना AG इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, AG इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, और जहां शेयर आएगा वहां अंडर रूट 3 से डिवाइड होगा, आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, LSM में, तो जहां कहीं भी शेयर आएगा वहां अंडर रूट 3 से डिवाइड होगा। तो शेयर में यील्डिंग हो रही है, तो शेयर में यील्डिंग का मतलब ये हो गया कि AVG इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट अंडर रूट 3, चूंकि यील्डिंग थी तो ग्रॉस एरिया, और यील्डिंग है तो एफ वाई, और एफ वाई है तो गामा एम नॉट, और शीयर है तो अंडर रूट 3। ये बन गया आपका शीयर यील्डिंग। फिर आता, फिर आपका क्या आता है, टेंशन फ्रैक्चर। टेंशन फ्रैक्चर क्या बताता है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर मतलब नेट सेक्शन। तो अब यहाँ आएगा टेंशन का फ्रैक्चर, तो टेंशन का नेट सेक्शन, तो टेंशन का नेट सेक्शन कौन है, ATN। और आपको बताया है कि जब कभी भी रप्चर फ्रैक्चर की बात होती है तो 0.9 से मल्टीप्लाई होता है, याद है, 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा M1, फॉर्मूला पढ़ाया था कल। ठीक है, तो 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा M1, बस अब यहाँ पे AN कौन है, ATN है। तो जब टेंशन में फ्रैक्चर होगा तो रप्चर वाला फॉर्मूला, जब यील्डिंग होगा तो ग्रॉस यील्डिंग वाला फॉर्मूला, तो 0.9 ATN इंटू FU अपॉन गामा M1। अब की बार उल्टा पलट दो, अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है टेंशन में यील्डिंग, टेंशन में यील्डिंग हो रहा है, मतलब अब टेंशन में ग्रॉस एरिया यूज करेंगे, और टेंशन में ग्रॉस एरिया कौन होता है, ATG होता है। ठीक है, और जब कभी भी यील्डिंग होगा तो यील्डिंग का मतलब क्या होगा, यील्डिंग में होता है FY आएगा, गामा M नॉट आएगा और ग्रॉस एरिया आएगा। तो FY आया, ग्रॉस एरिया आया, गामा एम नॉट आया, तो एफ वाई इंटू ATG अपॉन गामा एम नॉट। क्यों, क्योंकि टेंशन में यील्डिंग हो रही है तो टेंशन का ग्रॉस एरिया लिया है। प्लस शीयर में फ्रैक्चर आ रहा है, शीयर में फ्रैक्चर आ रहा है, जब कभी फ्रैक्चर या रप्चर आएगा तो क्या आएगा, 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा M1। तो देखो 0.9 इंटू AN, AVN मतलब क्या है, नेट एरिया, AVN शीयर का, AVN इंटू FU अपॉन गामा M1, और जहां कहीं भी शेयर आएगा वहां √3 से डिवाइड होगा। 1 मिनट लीजिए, इस फॉर्मूले को देखिए, जो अभी मैंने आपको समझाया है उसको दिमाग में रिपीट करिए और इसको पूरा एक बार देख लीजिए। इन टर्म्स को ऐसे पढ़िए, जैसे जैसे मैंने ब्रेक डाउन करके बोला वैसे देखिए, और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा और फिर हम लोग एक बार अपने से इस फॉर्मूले को लिखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम ये फॉर्मूला बनाएं। चलिए करिए, एक बार 1 मिनट का समय लीजिए और मेरे को फिर आंसर करिए, क्या आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, चलिए ओके, तो मैं इस फॉर्मूले को आपको लिखना सिखाता हूं कि कैसे इस फॉर्मूले को लिखें, समझना आराम से। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे हम लोग बात कर रहे हैं शेयर यील्डिंग एंड, पहले शेयर यील्डिंग ही था ना हम लोग का, हाँ पहले शेयर यील्डिंग ही था। ठीक है, तो शेयर यील्डिंग एंड टेंशन रप्चर। अब जो तरीका हम आपको बता रहे हैं यही तरीका हमेशा याद रखना, कभी भी इतना लंबा चौड़ा ये जो फॉर्मूला है कंफ्यूजिंग सा, ये आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे यहाँ पे TdB1, TdB1। ठीक है, शेयर में क्या हो रहा है, शेयर में यील्डिंग हो रहा है, तो जब यील्डिंग होगा तो क्या आएगा, ग्रॉस एरिया आएगा, यील्डिंग होगा तो क्या होगा, FY आएगा, यील्डिंग होगा तो क्या होगा, गामा M नॉट आएगा, और जहां कहीं शेयर आएगा वहां √3 आएगा। ठीक है, तो AG इंटू एफ वाई, तो अब शेयर का AG है तो AVG इंटू एफ वाई, जहां FY है वहां गामा M नॉट आएगा, और जहां शेयर है वहां √3 आएगा। ठीक, प्लस टेंशन का रप्चर, रप्चर का फॉर्मूला क्या होता है, रप्चर बोलो फ्रैक्चर बोलो बोथ आर सेम। ठीक है, टेंशन का रप्चर 0.9 AN इंटू FU अपॉन गामा M1। ठीक है, तो 0.9 इंटू AN, अब AN किसका, टेंशन का AN, तो ATN। ठीक है, इंटू FU अपॉन गामा M1, लीजिए फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन के तैयार।
इसी तरीके से सेकंड हम बनाते हैं, सेकंड बनाते हैं हम। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे शियर में रप्चर और टेंशन में यील्डिंग। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, TdB2। तो शियर में रप्चर, रप्चर जहां आएगा तो क्या होगा, 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा M1। ठीक है, तो 0.9 इंटू AN, अब की बात किसका AN, शियर का AN, तो AVN इंटू FU अपॉन गामा M1, और जहां कहीं भी शियर आता है वहां पे √3 आता है, प्लस टेंशन का यील्डिंग, यील्डिंग मतलब AG इंटू FY अपॉन गामा M0। ठीक है, तो किसका AG, टेंशन का ये G, तो टेंशन मतलब T, ATG इंटू FY अपॉन गामा M0। लीजिए फॉर्मूला बन के हो गया तैयार। दोनों इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आप ऐसे बना लोगे। ठीक है, आराम से देखिए जो मैंने आपको बोला कि आपको समझ में आया, आराम से इसको देखिए कि क्या आपको समझ में आया जो मैंने बोला, बताइए जरा। अगर आ गया थम्स अप करिए, नहीं आया है तो पूछिए, क्योंकि फिर हम लोग को आगे बढ़ना है। बाकी लोग भी फटाफट बताइए। आए समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड। सर TDB का मीनिंग क्या है, TDB डिजाइन स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शियर, B फॉर ब्लॉक, D फॉर डिजाइन। रप्चर के साथ गामा 1 आता है, हाँ रप्चर के साथ हमेशा गामा 1 आता है, बोल्ट में पढ़ाया है। एक बार अगर नहीं याद आएगा तो एक बार बोल्ट को रिवाइज करना। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। देखा जाए, नहीं पहले हम इस पे करेंगे एक न्यूमेरिकल, ताकि जो आपको समझाया है वो आपको क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल कहाँ है, ये है न्यूमेरिकल। अब देखिए AVN मीन्स ए एवरेज है ना, AVN मतलब AVN का मतलब नेट एरिया इन शियर, AVN का मतलब होता है नेट एरिया इन शियर, AVG मतलब होता है ग्रॉस एरिया इन शियर, ATN होता है मतलब नेट एरिया इन टेंशन, ATG होता है ग्रॉस एरिया इन टेंशन। जहां कहीं भी ग्रॉस आएगा वहां पे होल का जो डायमीटर है वो माइनस नहीं करेंगे, जहां कहीं भी नेट आएगा वहां माइनस करेंगे। सर मीनिंग दिखा रहे हैं, मीनिंग दिखाते हैं, मीनिंग देख लीजिए एक बार, मीनिंग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, किसका क्या मतलब, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, ओके चलिए क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा आपको। आगे क्वेश्चन ये है, देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 115/12 दिस एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, इसमें केवल हम लोग ब्लॉक शेयर कैसे निकालेंगे इसकी स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ किसकी, ब्लॉक शेयर निकालने की स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ये वाला हिस्सा टूट करके अलग होगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, टूट करके अलग होगा। जब क्वेश्चन में दे दे तो जैसा दे दे वैसा मानिए, नहीं भी तो सबसे क्लोज वाला ही तोड़ना, हमेशा हमेशा जो सबसे पास वाला ऐसे सेक्शन बन रहा है उसी को तोड़िएगा। अब कैसे कैसे क्या क्या करना है इसको समझना। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि यह जो आपका एज डिस्टेंस है वो 35 है, और यहाँ पे प्लेट जो टोटल है पूरा वो 150 mm है। ठीक है, हमको निकालना है ब्लॉक शेयर फेलियर। तो ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए हमारा सबसे पहला काम होगा क्या, हम सबसे पहले निकालेंगे AVG, फिर निकालेंगे हम AVN, फिर निकालेंगे हम ATG, और फिर निकालेंगे हम ATN। हम ये चार चीजें निकालेंगे। ठीक है, तो AVG क्या होता है, फोर्स आपका यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, फोर्स का डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में ग्रॉस एरिया, अब आप देखो जो हमारा ब्लॉक शेयर फेलियर हो रहा है वो यहां से ले करके ये हो रहा है, यानी कि इसके मिड पॉइंट तक।
इसके मिड पॉइंट तक हो रहा है। तो अगर आप देखो यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, ये है 35 प्लस 65। ठीक है, 35 प्लस 65 यहां दिया हुआ है। ठीक, तो एरिया कैसे निकालेंगे, जब हम लोग ग्रॉस एरिया एंड शेयर निकालेंगे तो वहां पर हम लोग होल के डायमीटर को माइनस नहीं करेंगे। फ्रैक्चर के लिए 0.9 रिडक्शन फैक्टर है, हाँ सही है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन देता है आपको अल्टीमेट लोड पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 65 और इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे थिकनेस। थिकनेस कितनी है, 12 mm है। ठीक है, जब कभी भी एरिया निकालना हो तो क्या करो, सेक्शन की लंबाई में मल्टीप्लाई कर दो थिकनेस का। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं कि यह वाला हिस्सा ब्लॉक शेयर होकर के टूट रहा है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है, तो यहां से लेकर के इसके सेंटर तक यानी 35 प्लस 65, तो 35 प्लस 65 इंटू 12 कितना आ रहा है बताओ जरा, पूरा बताइए निकाल करके, 1200 आ रहा है। ये हो गया आपका 1200 mm स्क्वायर। सही बात है, 1200 mm स्क्वायर। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाली चीज अगर आप समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको निकालना है एवीएन। एवीएन क्या होगा, ये 35 प्लस 65 तो है ही। नेट एरिया का मतलब क्या होता है, नेट एरिया मतलब होता है कि उस रास्ते में, जिस रास्ते में ब्लॉक शेप फिल हो रहा है, उस रास्ते में जो भी आपका क्या आ रहा है, जो भी आपका बोल्ट आ रहा है उसका एरिया माइनस करो। ठीक है, उसका डायमीटर माइनस करो। तो डायमीटर अगर हम बात करें, यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक जा रहे हैं, तो बताइए जरा कितना वोल्ट, कितना डायमीटर माइनस करेंगे। एक तो ये पूरा माइनस करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक पूरा माइनस करेंगे। ठीक है, और फिर ये आधा माइनस करेंगे। तो ये एक पूरा है, ये आधा है, तो 1 और हाफ 1.5 हो गया, माइनस 1.5 डी नॉट कितना है 16 प्लस 2 यानी 18। ठीक, जब कभी भी हम नेट एरिया निकालते हैं तो उसमें हम लोग होल के डायमीटर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 1 पूरा दिख रहा है डायग्राम में साफ साफ, और ये आधा दिख रहा है डायग्राम में साफ साफ, तो ये क्या हो गया 1.5 डी नॉट हो गया, यानी कि हमारा 18 हो गया। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस ऑफ प्लेट से। तो जरा निकाल के बताइए एवीएन की वैल्यू कितनी आ रही है, बताइए। एक 135 नहीं है, वो ब्रैकेट है। बताइए कितनी आ रही है, निकाल के बताइए। 876 आ रही है। प्लेट का डाया कैसे हो जाएगा राजू, चौकोर प्लेट का डायमीटर कहाँ होता है, क्या बात करते हो यार, डिसअपॉइंट मत करिए। 876, डाउट पूछना गुनाह नहीं है, लेकिन डाउट तो ऐसा रखिए भाई, प्लेट का डायमीटर कैसे हो सकता है जब चौकोर प्लेट है डायग्राम में, आप बताओ। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले आप बताइए एटीजी, एवीजी और एवीएन आया समझ में, पहले इन दोनों को बताओ, एवीजी और एवीएन आया। मैं कूद कूद के आगे नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ रिलैक्स होकर के समझ लो। ठीक है, इसी में जो टाइम लगना सो लगना है, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा, बाकी चीजें आसान है, आप समझ जाओगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको एटीजी तुरंत समझ में आ जाएगा। एटीजी क्या होता है, एटीजी का मतलब होता है, अरे एटीजी का मतलब क्या होता है, एटीजी का मतलब होता है कि फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ब्लॉक शेयर वाला पोर्शन है उसकी लंबाई। तो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये फोर्स है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, और इस डायरेक्शन में जो हमारा सेक्शन टूट रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक टूट रहा है, और ये लंबाई कितनी है 35 है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 35 इंटू 12, निकाल के बताओ कितना आ रहा है सर। 1.5 कैसे माइनस हुआ है, ए बी जी फिर से होल का एरिया करेंगे ना माइनस। ठीक है, ओके, रिप्लाई कर लीजिए सर, उसका मैं एक साथ रिप्लाई करूंगा। ठीक है, 420 दे रहा है आंसर। चलिए फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एटीजीएन भी समझ में नहीं आएगा आपको। सबसे पहले हम एवीजी की बात करते हैं। एवीजी क्या होता है, एवीजी होता है शियर फोर्स के वजह से जो ब्लॉक आपका टूट के अलग हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन में, उसकी लंबाई निकालो और उसको थिकनेस ऑफ द प्लेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो हमारा ब्लॉक टूट के अलग हो रहा है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा ब्लॉक क्या हो रहा है, टूट करके अलग हो रहा है। ठीक है, अब इस ब्लॉक की लंबाई कहां से कहां तक है, इस ब्लॉक की लंबाई है
इस ब्लॉक की लंबाई है इस पॉइंट से लेकर के ये पूरा इस पॉइंट तक, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारी लंबाई है। अब इसकी ये लंबाई कितनी है, तो 35 + 65 है। तो हमने फोर्स के डायरेक्शन में लंबाई निकाली और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया AVG। अब AVN कैसे निकालेंगे, तो AVN निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें इसी लंबाई में से जहां जहां पर आपका आ रहा है क्या, आपका डायमीटर ऑफ होल आ रहा है, उसको माइनस करो, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब यहां से यहां तक गए तो ये वाला होल पूरा आया और ये वाला होल आधा आया, दिख रहा है ना। ये इतना आ रहा है जो कि रेडियस है, ये पूरा आ रहा है जो कि डायमीटर है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0.5, तो 1.5। और इसी को हम थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया बन जाएगा होल का। तो थिकनेस से मल्टीप्लाई तो बाहर कर ही रहा है ना। तो ये क्या हो गया, पूरा लंबाई, और इसमें से हमने होल का डायमीटर माइनस किया, तो हमको आ गया वो लंबाई जो हमारा नेट लंबाई है, यानी जो बिना डायमीटर ऑफ होल के है। और फिर जब थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वह एरिया में कन्वर्ट हो गया, 876 हो गया। इसी तरीके से हमने ATG निकाला। ATG क्या होता है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारा आ रहा है लंबाई, कितना आ रहा है फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये आ रहा है 35। तो हमने 35 को थिकनेस ऑफ द प्लेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ATG। और इसी में जब हम नेट एरिया की बात करेंगे तो इसी में हम क्या करेंगे, जितना हमारा आ रहा है होल उसके लंबाई को उसको माइनस कर देंगे और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा होल हो जाएगा, ठीक है। अगर वैसे कंफ्यूज हो तो ऐसे कर लो कि 35 × 12 किया और माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया हमने होल का डायमीटर, सॉरी होल का एरिया। अब अगर देखोगे तो ये जो ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, इसमें इस होल का केवल आधा पोर्शन आ रहा है, यानी 0.5 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसको 0.5 × D0, D0 कितना है 18 × 12। मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूं बार बार कि 35 - 0.5 × 18 × 12। मैं भाई थिकनेस बाहर लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो इस तरीके से लिख लो और इसको सॉल्व कर लो, जो आए हमको आंसर बता दो, ठीक है। बताइए जरा, पहले इसका आंसर बताइए फिर मैं आता हूं आपके। कितना आ रहा है, 312 आ रहा है, 312। बहुत लोगों ने आंसर किया है 312। नंबर ऑफ होल करेंगे ना माइनस, सर नंबर ऑफ होल ही तो कर रहे हैं। कौन सा होल माइनस करेंगे, वह होल जो ब्लॉक शेयर के दौरान हमको रास्ते में मिल रहा है। ब्लॉक शेयर के दौरान हमको रास्ते में कौन कौन मिल रहा है, ब्लॉक शेयर जब हम कर रहे हैं तो शेयर के रास्ते में यह होल पूरा आ रहा है और यह होल आधा आ रहा है। तो एक पूरा एक आधा तो 1.5 हो गया। और जब हम लोग टेंशन की बात कर रहे हैं तो टेंशन में कौन आ रहा है, ये हमारा पूरी लंबाई है। इसमें से होल कितना है, इसमें से होल ये आधा वाला है। तो हम 35 में से 0.5 D0 को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट लंबाई, और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नेट एरिया, ठीक है। सर आप एरिया कह रहे हैं होल के माइनस, हाँ तो एरिया ही तो माइनस कर रहा हूँ अंजलि, क्या और मैं क्या माइनस कर रहा हूँ बताइए। ये एरिया नहीं है तो क्या है, इसको छुपाइए। 0.5 × 18 × 12 यही तो एरिया है। डायमीटर इंटू थिकनेस क्या होता है, एरिया ही तो होता है। बताइए जरा, ATG रिपीट कर दें। सर अगर 6 वोल्ट लगा हो तो 6 वोल्ट का माइनस करिए 5.5, उसमें क्या है। अगर 6 वोल्ट लगाओ, 6 वोल्ट क्यों लगाओगे, इतना लंबा ज्वाइंट कहाँ बनाओगे, कुछ भी। हाँ 3-4 वोल्ट लगा है तो जैसा लगा, अभी एक ठो और कर देंगे, उसकी क्या समस्या है, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल के लिए और समझा देंगे, ठीक है। मैं वापस से पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एकदम फोकस होकर के, ठीक है। ATG, ठीक है, मैं वापस से पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर से सुनना, ठीक। एक होल का एरिया प्लस होल का आधा एरिया बराबर 1.5 एरिया ऑफ होल, यानी माइनस हुआ है। हाँ यही माइनस हुआ और नहीं तो क्या, ठीक है। मैं वापस से पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले AVG की, यानी ग्रॉस एरिया इन शेयर। क्या होगा ये होगा यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई इनटू थिकनेस। तो लेंथ इनटू थिकनेस क्या हो जाएगा, एरिया, ठीक है। जब हम ग्रॉस की बात करेंगे तो हम होल के एरिया को माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, होल के एरिया को माइनस नहीं करेंगे। तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा 35 + 65 × 12 और ये आया 1200 mm², 1200 mm²। फिर हम कर रहे हैं AVN। अब हम निकाल रहे हैं शेयर में क्या, अब हम निकाल रहे हैं शेयर में
नेट एरिया के लिए हम लोग होल के डायमीटर को माइनस करेंगे। अब मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 35 प्लस 65 इंटू 12 तो था ही, इसमें से हम होल के डायमीटर को माइनस कर दे रहे हैं। क्या होगा होल का डायमीटर, सॉरी होल के एरिया को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और होल का एरिया क्या होगा, डायमीटर इंटू थिकनेस। कितना डायमीटर आया, ये एक पूरा आया, ये आधा आया, तो 1.5 आया। तो 1.5 इंटू 18 इंटू 12, ठीक है। आप चाहे इसको ऐसे लिखो और आपकी इच्छा है चाहे आप इसको ऐसे लिखो, 35 प्लस 65 माइनस 1.5 इंटू 18, 12 दोनों में है ही तो इंटू 12 कर दो। जो आ रहा था, कितना आ रहा था, कितना आ रहा था ये आ कितना आ रहा था जरा बताइएगा। 800 कुछ आ रहा था ना, अभी निकाला था आप लोगों ने, जरा निकाल के बताइए कितना आ रहा था ये। 876 आ रहा था, अच्छा ठीक है 876 आ रहा था, ठीक है ओके। फिर हम निकालेंगे क्या, फिर हम निकालेंगे ए टी जी। अब ए टी जी निकालेंगे तो टेंशन में ग्रॉस एरिया, तो टेंशन में ग्रॉस एरिया कैसे निकालेंगे, जो ब्लॉक शेयर आपका हो रहा है उसकी टेंशन में यानी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लंबाई, तो ये लंबाई है और लंबाई कितनी है 35 है। तो 35 इंटू क्या कर दिया मैंने 12 कर दिया, और ये आ रहा है 420 ना, 75, ठीक है 420 mm², ठीक है। फिर हम निकालेंगे टेंशन में क्या, टेंशन में नेट एरिया। जब टेंशन में ग्रॉस एरिया निकाला तो हमने क्या किया, ये वाला जो ब्लॉक हमको दिख रहा है इस ब्लॉक का फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन क्या है, लंबाई क्या है, ये वाली है, और ये 35 था तो 35 इंटू 12 कर दिया। जब हम टेंशन में नेट एरिया में जा रहे हैं तो इस वाले, चाहे ये वाला लाइन बोलो चाहे ये वाला लाइन बोलो, ठीक है दोनों सेम ही तो है, ठीक है। तो इस वाले लाइन में कितना आ रहा है हमारा वोल्ट, तो हमारा आ रहा है आधा। तो क्या कर दिया हमने, हमने कर दिया ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल, और कितना एरिया है 0.5 इंटू 18 इंटू 12। अब चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इसको आप इस तरीके से लिखो, आपके ऊपर है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है आपका इच्छा है। और ये आप बता रहे 312 आ रहा है, बस हो गया सिंपल, ठीक है। एक वजह बताइए सब लोग, ए बी जी ए बी एन ए टी जी ए टी एन समझ में आया, ठीक है आ गया समझ में, तो हम सब करिए आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है चलिए। तो अब हम निकालते हैं टी डी बी वन टी डी बी टू। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, शेयर में यील्डिंग, शेयर में यील्डिंग एंड टेंशन में रप्चर, टेंशन में रप्चर कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम टी डी बी वन से, ब्लॉक शेयर फेलियर 1 क्यों, क्योंकि इसमें शेयर का यील्डिंग है और टेंशन का रप्चर है, तो इसको हमने 1 मान लिया। फॉर्मूला लिखा जाए, शेयर में यील्डिंग है, शेयर में यील्डिंग है, यील्डिंग है तो क्या आएगा, शेयर का ग्रॉस आएगा मतलब ए बी जी आएगा। जहां पे यील्डिंग है वहां आएगा एफ वाई, जहां पे एफ वाई है वहां आएगा गामा एम नॉट, जहां पे शेयर है वहां आएगा √3। फॉर्मूला लिखा गया। प्लस टेंशन में रप्चर है, रप्चर है मतलब नेट एरिया, किसका नेट एरिया, टेंशन का नेट एरिया, तो ए टी एन, जहां पे नेट एरिया है वहां आएगा एफ यू, जहां पे एफ यू है वहां आएगा गामा M1, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, ए बी जी कितना निकालता, हमने निकालता 1200, ठीक है। एफ वाई दिया रहा है तो ठीक, नहीं दिया तो 250, नहीं दिया था हमने 250 मान लिया। √3 गामा M नॉट हमेशा क्या होता है 1.1 होता है, प्लस फिर हो गया 0.9, ठीक है। ए टी एन आपने बताया है कि आया है 312, एफ यू हमेशा होता है 410, और गामा M1 होता है हमेशा 1.25, ये आएगा न्यूटन में। आप दोनों सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे कि टी डी बी वन आपका कितना आ रहा है किलो न्यूटन में। चलिए 410 दिया हुआ है तो दिया तो हमने लिख लिया, 410 अगर दिया हुआ है तो ठीक है। एफ ई 410, रुकिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, वो मेरे से मिस्टेक हुई है, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्लेट है ना तो 410 नहीं हो सकता, ठीक है, स्टील में 410 नहीं हो सकता, ये एफ ई 250 है,
Fe 410 यूज नहीं करते हैं स्ट्रक्चर स्टील में, ठीक है। चलिए 249.56 आ रहा है, बहुत तेज भाई साहब। कैलकुलेटर पे कमांड अच्छी है आपकी। क्या नाम है भाई? मोतीलाल नेहरू जी। चलिए 249.56, बहुत बढ़िया। 240 है ना, 249.56। बाकी लोग वेरीफाई करिए। बाकी लोग वेरीफाई करिए इसको। अब हम करेंगे दूसरा, क्या करेंगे? शेयर में पैदा करेंगे रप्चर और टेंशन में पैदा करेंगे यील्डिंग, ठीक है। टेंशन में पैदा करेंगे यील्डिंग, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा TdB2। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? शेयर में हुआ है रप्चर तो नेट वाला फॉर्मूला यानी A 0.9 इंटू AN। AN किसका? शेयर का AN, तो यानी AVN। जहां नेट आएगा वहां आएगा FU, वहां आएगा FU। जहां शेयर आएगा वहां √3, जहां FU आएगा वहां आएगा गामा M1। टेंशन में यील्डिंग, टेंशन में यील्डिंग, तो जहां यील्डिंग है वहां आएगा ग्रॉस एरिया। किसका ग्रॉस एरिया? टेंशन का ग्रॉस एरिया इनटू FY, और जहां FY है वहां आएगा गामा M0, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 0.9 और AVN आपने निकाला है कितना? आपने निकाला है 876, तो ये हो गया 876, ठीक है, इनटू FU। FU कितना है हमारा? 410 है, डिवाइडेड बाई √3 इंटू 1.25 प्लस ATG आपने निकाला है कितना? 420, 420 इंटू FY कितना है? 250, डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 1.1, ये आएगा न्यूटन में। आप 1000 से डिवाइड करके किलो न्यूटन बताइए। TdB2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए मेरे को। TdB2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताएंगे आप? जो भी आंसर देगा उसको बढ़िया से काउंटर चेक करके देगा, ठीक है। 250 के ही आसपास आएगी, 240 245 ऐसे कुछ आएगी। 219 आ रही है, 244.75 आ रही है। कई लोग आंसर कर रहे हैं तो मैं यही मान ले रहा हूँ कि TdB2 कितना आ रहा है? TdB2 आ रहा है 244.76, ठीक है। 244.76 मैं यही मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो यहाँ पे ब्लॉक शेप फेलियर के दोनों कंडीशंस को यहाँ पे सॉल्व किया है, इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेंथ आ रहा है ब्लॉक शेयर में वो 244.76 आ रहा है। तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? ये इसको बोलते हैं TdB, और ये क्या होता है? ये होता है TdB1 एंड TdB2। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होता है वो होता है, और मिनिमम कौन है? वो है 244.76, ठीक है। चलिए एक बार सॉल्यूशन को देखिए आराम से और मेरे को बताइए क्या सॉल्यूशन समझ में आया है। अगर आ गया थम्स अप करिए, आगे बढ़ा जाए। काफ़ी देर तक इस पर चर्चा हुई है, मेरे ख्याल लगभग 1 घंटा हो गया, ठीक है। 45 मिनट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर। चलिए बताइए जरा समझ में आया? आ गया थम्स अप करिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ओके आगे बढ़ते हैं, बहुत समय नहीं हम लोग के पास, ठीक है। अब बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है ये सब आप जानते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने सोम में भी पढ़ा होगा। स्लेंडरनेस रेशियो होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। इसके बारे में अभी जब हम लोग रात में आज पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर तो वहाँ बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल बस इतना आप समझ लीजिए कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। यह एक तरह से बकलिंग को पहचानने का तरीका है। स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता है तो बकलिंग बढ़ती है, बकलिंग बढ़ती है तो हमारा मेंबर अनस्टेबल हो जाता है। बकलिंग कब होती है? जब हम लोग मेंबर को दबाते हैं, लेकिन टेंशन मेंबर को तो खींच रहे हैं, इसमें तो कभी दबने का सिचुएशन आएगा ही नहीं। तो जब हम किसी भी मेंबर को दबाते हैं तो बकलिंग की सिचुएशन पैदा होती है, और बकलिंग की सिचुएशन पैदा होने पे ही हम स्लेंडरनेस रेशियो को लिमिटेड करते हैं, ताकि बहुत लंबा सेक्शन ना बनाया जाए, जिससे कि बकलिंग की संभावना कम से कम की जा सके। बकलिंग एक तरीके से यह क्राइटेरिया बताता है कि किसी भी सेक्शन के मुड़ने की वजह से वह कितना अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है।
तो स्लेंडरनेस रेशियो एक तरीके से बकलिंग को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा होगा, बकलिंग होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। बकलिंग की संभावना जितनी ज्यादा होगी, स्ट्रक्चर उतना ही अनस्टेबल होगा। लेकिन बकलिंग होती तब है जब हम दोनों एंड से मेंबर को दबाते हैं। लेकिन टेंशन मेंबर में क्या हो रहा है, हम खींच रहे हैं, अर्थात टेंशन मेंबर में प्रैक्टिकली देखा जाए तो कभी बकलिंग हो ही नहीं सकती है। फिर भी हम लोग अपनी सुविधा के लिए, स्टिफनेस के लिए मेंबर को बहुत लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई भी मेंबर अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो उसको, उसकी हैंडलिंग और उसका ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ वाइज तो कभी भी टेंशन मेंबर को ये टेंशन है ही नहीं कि उसके अंदर बकलिंग आएगी। लेकिन फिर भी स्टिफनेस यानी कि स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हम लोग टेंशन मेंबर के लंबाई को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, अर्थात हम लोग उसके स्लेंडरनेस रेशियो को लिमिटेड रखते हैं। अब 3 कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान रखना। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि टेंशन मेंबर इन विच देयर कैन बी रिवर्सल ऑफ दैट स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस। मतलब क्या है कि जो हमारे मेन मेंबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे मेन मेंबर्स हैं, टेंशन मेंबर्स हैं, उसमें विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के अलावा अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस पैदा हो रहा है तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 है। ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, जब कोई स्ट्रेस किसी भी कारण से अपने आप को बार बार रिपीट करता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। जैसे आटा चक्की में जो बेल्ट है वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी बार लौट के आता है, तो वो भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है। तो अर्थक्वेक और विंड लोड को छोड़ के बाकी किसी भी फोर्स की वजह से अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है, चाहे वो डेड लोड हो चाहे वो लाइट लोड हो, ठीक है, अगर किसी भी वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है तो उस स्थिति में टेंशन मेंबर का जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 पर लिमिट किया जाता है, 180 से ज्यादा नहीं देते हैं। एज अ डेटा ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस और अ ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड एंड अर्थक्वेक लोड, तो 350। इसका मतलब क्या है कि अगर हम रूफ ट्रस में किसी टाई मेंबर का यूज कर रहे हैं, रूफ ट्रस सब जानते हैं सब लोग, ठीक है, जो छत पे ट्रस बनाई जाती है उसको बोलते हैं रूफ ट्रस, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए हम टाई मेंबर्स का यूज करते हैं जो कि हमेशा टेंशन में रहता है, ठीक है। टाई मेंबर्स हमेशा किस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ठीक। पोर्टलैंड हमेशा बेंडिंग में रहता है, तो यही सब आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो रूफ ट्रस में जो हम टाई मेंबर यानी टेंशन मेंबर यूज करते हैं, अगर उसमें विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस पैदा होता है तो उसके लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 350 रखा जाता है। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के अलावा रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस पैदा होता है यानी डेड लोड, लाइव लोड, इनकी वजह से तो 180, और अगर हमारा अर्थक्वेक लोड और आपका जो विंड लोड है उसकी वजह से पैदा हो रहा है तो हमारा 350। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है टेंशन मेंबर, मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन अदर देन प्री टेंशन मेंबर 400। ऐसे मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहेंगे, मतलब उसमें टेंशन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स आने की संभावना है ही नहीं, ना कभी कंप्रेशन आएगा, ना कभी टॉर्शन आएगा, ना कभी बेंडिंग आएगा। तो ऐसा मेंबर अगर आपने डिजाइन कर दिया जो कि हमेशा टेंशन में रहता है, तो उस तरह के मेंबर के लिए हम क्या करते हैं, हम उस तरह के मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो 400 डिफाइन करते हैं। तो यहाँ केवल 3 चीज है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अदर देन डेड लोड, लाइव लोड, सॉरी अदर देन विंड लोड, अर्थक्वेक लोड 180, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस फॉर रूफ ट्रस टाई मेंबर कितना आपका 350, और ऐसे मेंबर जो हमेशा किस में रहते हैं, ऐसे मेंबर जो हमेशा आपके किस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके लिए मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा, 400। तो यही 3 कंडीशन आपको याद रखनी है टेंशन मेंबर में। फिर ऐसे ही 3 से 4 कंडीशन है आपकी कंप्रेशन मेंबर में। टोटल मिला करके स्लेंडरनेस रेशियो की 7 कंडीशन है, ठीक है। तो एक बार इसको देखेंगे, बताएं समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट रिप्लाई करेंगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लाइसिंग की। क्या होता है स्प्लाइसिंग, जरा इसके बारे में बात करते हैं। स्प्लाइसिंग फर्स्ट एंड सेकंड में डिफरेंस नहीं समझे। फर्स्ट का मतलब है कि उसमें विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सेकंड में कह रहा है कि हम अर्थक्वेक और विंड लोड को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। एक में अर्थक्वेक और विंड लोड की वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं और एक में हम उसकी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में हमारा अर्थक्वेक और विंड लोड को शामिल नहीं किया गया है, सेकंड वाले में अर्थक्वेक और विंड लोड को शामिल किया गया है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें 10 मीटर लंबे छड़ की जरूरत है, 10 मीटर लंबे मेंबर की जरूरत है, लेकिन हमारे पास मेंबर केवल 6 मीटर का है, चाहिए 10 मीटर का है, 6 मीटर का, तो हम 6 मीटर के 2 मेंबर्स को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ करके हमें क्या होता है 10 मीटर की लंबाई प्राप्त हो जाती है। फिर से जब कभी भी मेंबर की जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो अवेलेबल लेंथ से ज्यादा होती है
तो ऐसे कंडीशन में अवेलेबल लेंथ को बढ़ाने के लिए दो हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे कभी घर में अगर गांव में रहते होंगे और आम तोड़ना था तो उतने लंबे डंडे घर में नहीं थे, तो दो डंडों को रस्सी से बांध के आप लोग लंबा डंडा बनाते थे ताकि आम या जो भी फल है उसको तोड़ते थे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमको 10 मीटर की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास 6-6 मीटर के ही केवल मेंबर्स अवेलेबल हैं, 5-5 मीटर के ही अवेलेबल हैं, 5.5 के हैं, 7 के हैं, जो भी हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दो मेंबर को आपस में क्या करेंगे, हम दो मेंबर को आपस में जोड़ देंगे जिससे कि हमको 10 मीटर मिल जाए। अब एक्स्ट्रा 2 मीटर कहाँ गया, अरे काट देंगे और क्या जो एक्स्ट्रा है उसको काट देंगे। ठीक, उसको तो कट कर देंगे भाई, अगर कुछ एक्स्ट्रा तो कट तो कर ही सकते हैं ना। ओके, ठीक है प्रियंका, तो कट कर देंगे, सिंपल, उसमें क्या है। ठीक है, अगर हमारे पास 6 ही अवेलेबल है, 5 नहीं है तो कहाँ 5 खोजूं, तो मैं काट दूंगा आरी से कि चलो ठीक है मशीन से काट देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो जब कभी भी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो अवेलेबल लेंथ से क्या हो जाए, अवेलेबल लेंथ से ज्यादा हो जाए, तो हम लोग उस कंडीशन में दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके फिर हम क्या करेंगे, अपनी जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसको प्राप्त कर लेंगे। अब कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, ये देख रहे हैं, एक मेंबर ये था, एक मेंबर ये था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्प्लाइस प्लेट का प्रयोग कर दिया। अब यही स्प्लाइस प्लेट हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा दोनों मेंबर्स को एक साथ बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो स्प्लाइस प्लेट जो हम यूज कर रहे हैं, उस स्प्लाइस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो आपके मेंबर के स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम स्प्लाइस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो आपके मेंबर के स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कमजोर क्वालिटी का स्प्लाइस प्लेट लगा दो, ठीक है, और फोर्स लगे स्प्लाइस प्लेट ही टूट जाए, मेंबर टूटा ही नहीं और स्प्लाइस प्लेट टूट गया और स्ट्रक्चर फेल कर गया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा स्प्लाइस प्लेट फेल हो, इसलिए हमेशा स्प्लाइस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम टेंशन मेंबर के स्ट्रेंथ के बराबर होती है। तो जब कभी भी जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो हमारे अवेलेबल लेंथ से ज़्यादा होती है, तो अवेलेबल लेंथ को बढ़ाने के लिए जो भी हमारे पास मेंबर है उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के लिए जिस प्लेट का प्रयोग करते हैं उससे हम स्प्लाइस प्लेट कहते हैं। और इस स्प्लाइस प्लेट की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो मेंबर के स्ट्रेंथ के कम से कम बराबर होनी चाहिए। अब होता यह है कि कई बार हमारे पास दो अलग अलग थिकनेस के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि, ठीक है, हमारे पास एक प्लेट हमारे पास एक प्लेट ये है जिसकी थिकनेस इतनी है, और हमारे पास दूसरा प्लेट क्या है, ये है जिसकी थिकनेस इतनी है। अब अगर हम स्प्लाइस प्लेट लगाना चाहेंगे ऊपर या नीचे तो आएगा ही नहीं, अटेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पैकिंग प्लेट। इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है मैंने आपको, इस पर न्यूमेरिकल भी किए हैं। हम लगा देंगे यहाँ पे क्या, पैकिंग प्लेट। ये पैकिंग प्लेट क्या करेगा, ये पैकिंग प्लेट इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको भर देगा, और फिर हम ऊपर क्या लगा देंगे, फिर हम ऊपर यहाँ पे स्प्लाइस प्लेट का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से हम स्प्लाइस प्लेट यहाँ पर लगा देंगे। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो मेंबर्स अवेलेबल हैं, हम लोग के पास जो मेंबर्स अवेलेबल हैं उसकी जो थिकनेस वो बराबर नहीं है, और जब थिकनेस बराबर नहीं है उस कंडीशन हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग वहाँ के पैकिंग प्लेट का यूज़ करेंगे और पैकिंग प्लेट के द्वारा उस कमी को भर देंगे, वो जो थिकनेस हमको कम मिल रही थी उसको भर देंगे। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको, एक बार बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है। मतलब स्प्लाइस प्लेट कवर प्लेट की का रोल प्ले कर रहा, हाँ, मतलब स्प्लाइस प्लेट जो है वो कवर प्लेट का रोल प्ले कर रहा है। बस इस बार क्या है, बस इस बार वो स्ट्रेंथ में भी योगदान दे रहा है। खैर कवर प्लेट भी करता है, ऐसी बात नहीं है, बस सॉरी, इस बार बस वो लंबाई को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्प्लाइस प्लेट ऐसे प्लेट होते हैं जो कि मेंबर की लंबाई को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। स्प्लाइस प्लेट की जो स्ट्रेंथ है कम से कम मेंबर की स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए। जब कभी भी दो ऐसे मेंबर्स को आपस में जोड़ना है जिनकी स्ट्रेंथ जिनकी जो थिकनेस है वो आपस में बराबर नहीं है, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम वहाँ पे यूज कर लेते हैं किसका, पैकिंग प्लेट का। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर पैकिंग प्लेट की जो थिकनेस है वो आपकी 6 mm से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम बीटा पीकेजी का यूज़ करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये जो पैकिंग प्लेट है इसकी जो थिकनेस है वो आपकी 6 mm से ज़्यादा हो जाए तो हम वहाँ पे रिडक्शन फैक्टर का यूज़ करते हैं, यानी बीटा पीकेजी का यूज़ करते हैं, और इसको निकालना भी सिखाया था आपको। हाँ वही मैं देखा, इसलिए मैं पूछा आपसे कि वीडियो बीच में रुक गया था, मुझे लगा कहीं नेट ना चला गया, क्योंकि आज कोई है भी नहीं, कुछ गड़बड़ आ गया
तो मैं सही भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा स्प्लाइसिंग, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं लग एंगल पे, और यहाँ पे आपके बहुत सारे फोकस की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपको जो प्रैक्टिस बैच पढ़ाया जा रहा है, आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हो कि आपको अच्छे समझ में आए और एग्जाम में आप स्कोर कर लो, तो प्लीज़ प्रैक्टिस बैच की क्लास अटेंड करने से पहले एक बार आपके टीचर ने जो भी आपको नोट्स पढ़ाए हैं उसको पढ़ के जरूर आया करो। ठीक है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गजट प्लेट एंड स्प्लाइसिंग प्लेट? गजट प्लेट आधा, अभी गजट प्लेट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा मिथुन। ठीक है, डोंट वरी, अभी आएगा लास्ट टॉपिक वही इस चैप्टर का। ठीक है, स्प्लैश प्लेट तो समझ में आ ही गया होगा आपको, गसट प्लेट समझा दूंगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप स्टिल या कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि मैं केवल अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा हूँ कि बहुत तुर्रम खा सब्जेक्ट है, ऐसा बात नहीं है। स्टिल भी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आपको बस समझ में आ जाए। ठीक है, हमेशा जो भी सर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, चाहे आपको मित्तल सर पढ़ाए हों, चाहे शेषराम सर पढ़ाए हों, चाहे आपको रवि सर पढ़ाए हों, या फिर मतलब कि आप किसी और कोचिंग से बिलोंग करते हैं, प्रैक्टिस बस हमारी कोचिंग का कर रहे हैं, तो जो भी सर आपको पढ़ाए हों, आप उनका नोट्स जरूर पढ़ के तब क्लास में आया करिए। उससे आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्ट कर पाओगे तो हम तो समझाएंगे ही, ऐसी बात नहीं समझाएंगे, बट अगर आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे तो फिर आपका समय भी कम लगेगा, एनर्जी भी कम लगेगी, आप परफॉर्म बढ़िया कर पाओगे। ठीक है, तो लग एंगल क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी टेंशन मेंबर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और इस बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। गजट प्लेट जब पढ़ाऊंगा आपको, अभी आएगा इस चैप्टर में, आगे आने ही वाला है, तो फिर वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं क्या आपको बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि टेंशन मेंबर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा कई बार आ जाता है, और इस हैवी लोड को सहने के लिए हमें बहुत ही लंबा कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, और इस लंबे कनेक्शन की वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे लग एंगल के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि लग एंगल क्या करता है, मेन मेंबर के बगल में एज एन एंगल अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे जो कनेक्शन है उसकी लंबाई घट जाती है। मतलब कुछ लोड इससे ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ लोड लग एंगल अपने पे ले लेगा। ये ऐसी बात हो गई कि आप कोई सिलेंडर उठा रहे थे और बहुत भार लग रहा है, और आपका छोटा भाई जो आपसे उम्र में छोटा है, ठीक है, आप 20 साल के हो, वो 12 साल का 13 साल का, लेकिन आया कर नहीं भैया हम भी हाथ लगा देते हैं, और वो हाथ लगाया, उसकी ताकत उतनी नहीं जितनी आपकी है, लेकिन उसके हाथ लगाने से आपके ऊपर का बोझा कम हो गया। तो बस आप ऐसे समझना। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो लग एंगल कभी भी मेन एंगल जितना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन इसके रहने की वजह से मेन एंगल के ऊपर का बहुत सारा बोझ कम हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप सिलेंडर उठा के जा रहे हो, आपकी उम्र है 20-22 साल, और आपका छोटा भाई 12-13 साल का है, वो बस आपको हाथ लगा देगा ना, तो आपके ऊपर से बोझ कम हो गया। ठीक है, भले वो आपकी जितना ताकतवर नहीं है। ठीक, तो क्या होता है, जब कभी भी बहुत हैवी लोड आता है, तो उस कंडीशन में उस लोड को सहने के लिए हमें काफ़ी बड़े कनेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, और इतना बड़ा कनेक्शन देना ना तो इकोनॉमिकल होता है, और दूसरा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेन मेंबर के ही साथ हम लोग लग एंगल अटैच कर देते हैं। और ये जो आपको ये पट्टी दिख रही है इतनी बड़ी सी, इसी को बोलते हैं गजट प्लेट। गजट प्लेट क्या होता है, तो गजट प्लेट एक ऐसा प्लेट होता है जो कई सारे मेंबर्स को एक साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा मेंबर थे, तो उनको कनेक्ट करने में गजट प्लेट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, अभी और भी इसके डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, बस अभी मोटी मोटा समझ लीजिए कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये है गजट प्लेट, ये आपको जो दिख रहा है वो है आपका मेन एंगल या फिर मेन टेंशन मेंबर, और ये इसके बगल में जो आपको दिख रहा है वो है लग एंगल। और थोड़ा बेहतर देखें तो देखिए, ये आप दिख रहा है, ये जो लंबा वाला ये क्या है, ये है मेन मेंबर, ये जो छोटा वाला है वो क्या है, वो है लग एंगल, और जिसके ऊपर ये सब कनेक्टेड है वो है गजट प्लेट। और अच्छे से देखना तो इधर देखिए, लंबा वाला कौन है, मेन एंगल, छोटा वाला कौन है, लग एंगल, और जिस पे ये सब कनेक्टेड है वो है गजट प्लेट। जितना व्यू हो सकता है वो सारा पॉसिबल यहाँ पे दे दिया। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान दिए, तो आप पहली चीज़ तो ये समझे कि लग एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है। तो इसकी रिक्वायरमेंट तब पड़ती है जब कभी भी ऊपर से आने वाला भार क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हमारा कनेक्शन की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस कनेक्शन की लंबाई को रिड्यूस करने के लिए हम लग एंगल का सहारा लेते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ हमने ये समझा कि जो लग एंगल होता है वो साइज में मेन एंगल से काफ़ी छोटा होता है, और यह एडिशनल रास्ता देता है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे कि कनेक्शन की लंबाई क्या होती है, कम हो जाती है, और पैसा भी हमारा बचता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अभी दो चीज यहाँ नोटिस करेंगे डायग्राम में, तो पहला ये कि जहां से हमारा मेन एंगल शुरू हो रहा है वहीं से हमारा लग एंगल भी शुरू हो रहा है, ना उसके आगे से ना उसके पीछे से। यानी कि जहां से मेन एंगल की शुरुआत हो वहीं से आपके लग एंगल की भी शुरुआत हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे जहां पे हमारा गजट प्लेट एंड हो रहा है, जहां पे हमारा गजट प्लेट एंड हो रहा है वहीं पे हमारा लग एंगल भी एंड हो रहा है।
उसके आगे भी नहीं, उसके पीछे भी नहीं, यानी कि जहां पर आपका गजट प्लेट एंड हो वहां पे आपका लग एंगल भी क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कई सारे नियम कानून हैं, उसके बारे में बात करते हैं और इनसे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं। ठीक है, क्या है सुनना ध्यान से। अभी जो जो मैंने बोला, पहला तो वही कि हैवी लोडेड मेंबर के लिए लेंथ ऑफ द कनेक्शन बहुत लंबी हो जाती है, उसको अवॉइड करने के लिए लग एंगल का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि IS 800 2007 के अनुसार हम कुछ नियम का पालन करते हैं। पहला क्या, पहला ये है कि जो हमारा मेंबर है वो हमारे गजट प्लेट के एंड पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, और जो हमारा मेंबर है वो वहीं से शुरू होना चाहिए, जो हमारा लग एंगल है वो वहीं से शुरू होना चाहिए जहां से हमारा मेन मेंबर शुरू हुआ है। ठीक है, जहां से हमारा मेन मेंबर शुरू हुआ है वहीं से हमारा लग एंगल शुरू होना चाहिए, और हमारा लग एंगल वहीं पे समाप्त हो जाना चाहिए जहां पे हमारा गजट प्लेट एंड हुआ है। लग एंगल को गजट प्लेट से, लग एंगल को मेन मेंबर से, देखिए मेन ये लग एंगल है, ये हमारा मेन मेंबर है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है बोल्ट के द्वारा। इसी तरीके से ये हमारा लग एंगल है, ये हमारा गजट प्लेट है, इन दोनों को भी जोड़ा गया है बोल्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि जिस भी बोल्ट के द्वारा आप गजट प्लेट और लग एंगल को या मेन एंगल और लग एंगल को आपस में कनेक्ट करते हैं, वह आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। मतलब मिनिमम 2 बोल्ट का यूज करो आप। ठीक है, वैसे यहाँ डायग्राम में 3 बोल्ट यूज किया गया है, और ये देखिए 1 बोल्ट ये है, 1 बोल्ट ये है, तो 2 बोल्ट ये हो गया, और 1 2 3 3 बोल्ट ये हो गया। तो जब कभी भी आप बोल्ट या रिवेट के द्वारा क्या करते हैं, आप गजट प्लेट को लग एंगल से या लग एंगल को मेन प्लेट से या मेन एंगल से जोड़ने का काम करते हैं, तो वहां पे कम से कम 2 बोल्ट होने चाहिए, ताकि अगर एक गलती से टूट भी जाए तो फिर आप उसको मैनेज कर लो। सर वीडियो रुक क्यों जा रहा है बीच बीच में, अब भाई मुझे कैसे पता, मुझे नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है कुछ नेटवर्क का दिक्कत हो, मे बी हो सकता है, कभी कभी नेटवर्क का दिक्कत हमारे एंड पे भी आ जाता है। लेंथ ऑफ द कनेक्शन कैसे रिड्यूस होगा, ऐसे रिड्यूस होगा क्योंकि जो काम को सहने के लिए अकेले मेन एंगल काम कर रहा था, उसको अब एक के बजाय 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब किसी चीज को सहने के लिए 2 लोग आ जाएंगे तो इसका लंबाई कम हो जाएगा ना, आप क्यों फिर ये लंबा यूज करोगे। ठीक है, जब आप 100 किलो का कोई भार है, 100 किलो के भार को अगर आप अकेले उठाओगे तो आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जब 2 लोग मिलकर उठाएंगे 100 को तो फिर वहां उतनी ताकत क्यों लगानी पड़ेगी, तो जब ताकत कम लगानी पड़ेगी तो एंगल की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट ये बताया कि जहां से मेन एंगल की शुरुआत होगी वहीं से लग एंगल की शुरुआत होगी, जहां पे गजट प्लेट एंड होगा वहीं पे हमारा लग एंगल भी एंड होगा, और इनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कम से कम क्या करते हैं, हम कम से कम 2 बोल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब यहाँ पे समझना 2 चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा फोकस होकर समझिएगा। कब से पढ़ा रहे हैं, 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, मैसेज आपको डाल दिया गया था, और मैंने कल भी बता दिया था कि आज क्लास 4 बजे से होगी। ठीक है, अल्टरेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। ठीक है, शेड्यूल कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आज कोई और क्लास नहीं चलेगी आपकी प्रैक्टिस बैच की, इसलिए मेरी क्लास 2 लगेंगे, और अभी बता दे रहा हूँ मैं, जो लोग लेट से आए हैं जान लीजिए अभी रात में 10 बजे से फिर से क्लास है। शेड्यूल लगता है आपको नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, ऐप पे शेड्यूल लगा हुआ है 4 से 6 का और 10 से 12 का रात का। ठीक है, बाकी आपको मैसेज भी गया होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि अगर यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे समझ पाएंगे इस चीज को, तो ये हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल सेक्शन है, और ये भी हमारा एंगल सेक्शन है। तो हो सकता है कि हम जो मेन मेंबर यूज कर रहे हैं वो क्या हो, वह एक एंगल सेक्शन हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम जो यहाँ पे मेन मेंबर यूज करें वो एंगल के बजाय क्या हो, एक चैनल सेक्शन हो, ये भी संभव है। हम मेन मेंबर के रूप में चाहे तो एंगल सेक्शन यूज करें, हम मेन मेंबर के रूप में चाहे तो चैनल सेक्शन यूज करें। हाँ, लग एंगल हमेशा एंगल होता है, ठीक है, ये कभी चैनल नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो मेन मेंबर है वो एंगल सेक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन हम अगर चाहें तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल सेक्शन भी तो जोड़ सकते हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं इतना हम लोग। ठीक है, क्या आप मेरे को ये बात समझाइए, एंगल की लेंथ कम होगी या क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, एंगल की लेंथ कम होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द कनेक्शन कम होगा, तो एंगल की लेंथ कम हो जाएगी। पहले आप ये बताइए क्या ये चीज समझ में आया, कि हम चाहे तो एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं एज अ मेन मेंबर, और हम चाहे तो चैनल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं एज अ मेन मेंबर। छोटे छोटे टुकड़े में आपको यस या नो करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज चीजें बाउंस कर जाएंगी। तो बताइए जरा समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया समझ में आया, कि हम मेन मेंबर के रूप में चाहे तो एंगल सेक्शन यूज करें, और हम मेन मेंबर के रूप में चाहे तो चैनल सेक्शन यूज करें। अब इसी पे नियम बनता है, और यही नियम सबसे ज्यादा पूछता है। क्या, ध्यान से सुनो। पहला, अगर हम मेन मेंबर के रूप में एंगल सेक्शन यूज करें तो क्या होगा, अगर हम मेन मेंबर के रूप में
एंगल सेक्शन यूज करें तो क्या होगा, सबसे पहला पूरा का पूरा एंगल जो है, पूरा का पूरा एंगल जो है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा। यानी पूरा एंगल क्या होगा, इफेक्टिव रहेगा स्ट्रेस को ट्रांसफर करने में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा दूसरा जिस बोल्ट के द्वारा, जिस बोल्ट या रिवेट के द्वारा आप क्या करोगे, लग एंगल को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऐसे बोल्ट हैं या ऐसे रिवेट हैं जिनके द्वारा आपने क्या किया है, जिनके द्वारा आपने एंगल को, लग एंगल को गजट प्लेट से कनेक्ट किया है। तो जिन बोल्ट और रिवेट के द्वारा आप लग एंगल को गजट प्लेट के साथ जोड़ोगे, उनकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो आने वाले भार से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर पी लोड आ रहा है तो कम से कम 1.2 पी का स्ट्रेंथ इन रिवेट्स के पास, इन एंगल्स के पास होना चाहिए। तो जिन एंगल्स को, सॉरी जिस रिवेट या बोल्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं लग एंगल और गजट प्लेट को जोड़ने के लिए, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आने वाले भार से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। और जिन बोल्ट को या रिवेट को हम लग एंगल से मेन एंगल को कनेक्ट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ आने वाले भार से कम 40% ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम आने वाले भार से 20% ज्यादा होनी चाहिए। और ये वाले जो बोल्ट हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो आने वाले भार से कम 40% ज्यादा होनी चाहिए। ये हो गया एक कंडीशन कि जब हमारा मेन मेंबर एंगल है तो एंगल में सारा का सारा जो एंगल है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा। जिन कनेक्शंस के या जिन कनेक्टर्स की हेल्प से लग एंगल को गजट प्लेट से जोड़ेंगे, उनकी स्ट्रेंथ आने वाले भार से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। और जिनके द्वारा हम लग एंगल को मेन एंगल से जोड़ेंगे, उसकी स्ट्रेंथ आने वाले भार से कम 40% ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, क्या हो अगर मैं यहाँ पे मेन मेंबर, क्या हो अगर मैं यहाँ पे मेन मेंबर एंगल सेक्शन की बजाय क्या यूज कर दूं, चैनल सेक्शन यूज कर दूं। मैं अगर एंगल सेक्शन की बजाय क्या यूज कर दूं, चैनल सेक्शन यूज कर दूं, तो क्या होगा, ऐसे जोड़ दूं तो क्या होगा। तो सेम वही चीज, कम से कम यहाँ पे फिर से हम क्या बात करेंगे, फिर से हम बात करेंगे कि जिन एंगल के, अगर चैनल मेन हमारा जो सेक्शन है अगर वो चैनल हो जाए एंगल की जगह, तो क्या होगा, जिन रिवेट या बोल्ट के द्वारा लग एंगल को गजट प्लेट से जोड़ेंगे, जिन रिवेट या बोल्ट के द्वारा लग एंगल को गजट प्लेट से जोड़ेंगे, उनकी स्ट्रेंथ आने वाले भार से कम 10% ज्यादा होनी चाहिए। और जिन हम लोग बोल्ट या रिवेट के द्वारा लग एंगल को चैनल से जोड़ेंगे, उसकी स्ट्रेंथ आने वाले भार से कम 20% ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ डिटेल में लिखा गया है, आप यहाँ पे इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, बस यही चीज आपको घुमा घुमा के याद करनी है कि जब हमारा मेन मेंबर जो होगा, अगर वो एंगल होगा तो 20 और 40, और जब हमारा चैनल होगा तो 10 और 20। छोटा वाला हमेशा किसके लिए रहेगा, गजट प्लेट और लग एंगल के लिए, और बड़ा वाला हमेशा किसके लिए रहेगा, हमारा लग एंगल और मेन एंगल या मेन चैनल के लिए। ठीक है, तो बताइए आपको लग एंगल समझ में आया। इसको आपको थोड़ा टाइम देकर के पढ़ना, अगर आप पढ़ के आए हो तब तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको घर पे भी थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि डेटा है, जब तक आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा टाइम दोगे नहीं, उस पर आप कमांड कर नहीं पाओगे। समझ में आ गया है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं गजट प्लेट। गजट प्लेट क्या होता है इसको समझना, गजट प्लेट क्या होता है इसको समझना। ठीक है, अब अगर ये एकदम रियल इमेज है और ये हमारा एक इमेजिनरी डायग्राम है, चलिए बहुत अच्छी बात है राकेश। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोगों को कई सारे एंगल्स को, जब कभी भी हमको कई सारे एंगल्स को आपस में कनेक्ट करना होता है या उनकी सहायता से कनेक्शन बनाना होता है, तो हम पीछे जोड़ने के, इन सबको जोड़ने के लिए एक कनेक्टिंग प्लेट का प्रयोग करते हैं, और इसी कनेक्टिंग प्लेट को हम गजट प्लेट कहते हैं। तो क्या होता है गजट प्लेट, तो गजट प्लेट का प्रयोग हम करते हैं कनेक्शंस बनाने के लिए, जहां पर क्या हो, जहां पर एक से ज्यादा मेंबर्स आ रहे हो। आप देखिए ये रियल पुल का इमेज है, और इसमें कितने सारे हमारे एंगल्स आ रहे हैं, उनको हमने एक गजट प्लेट के द्वारा आपस में जोड़ दिया है। तो गजट प्लेट ऐसे प्लेट होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब कभी भी किसी एक ही जगह पे बहुत सारे एंगल्स को कनेक्ट करना हो। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप एक चीज फील कर पाओगे कि सारे एंगल एक ही लाइन से होकर पास कर रहे हैं, सारे एंगल एक ही लाइन से होकर पास कर रहे हैं, यानी कंसेंट्रिक हैं।
जिससे कि सेकेंडरी स्ट्रेसेस पैदा ना हो, टॉर्शन पैदा ना हो। ठीक है, आपने लामीज थ्योरम मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। ठीक है, कि जो भी फोर्सेस है वो एक ही बिंदु से होकर पास होने चाहिए, उससे इक्विलिब्रियम बना रहता है। तो गजट प्लेट ऐसे प्लेट होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन गजट, हाँ आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो गजट प्लेट ऐसे प्लेट होते हैं जिनके द्वारा हम लोग बहुत सारे एंगल सेक्शंस को कनेक्ट करने का, उनके द्वारा ज्वाइंट बनाने का प्रयोग करते हैं। तो इन्हें हम गजट प्लेट कहते हैं। इनकी मिनिमम थिकनेस 12 mm होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी मेंबर्स हमने कनेक्ट किया है वो एक ही पॉइंट से होकर जाने चाहिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, आपका क्वेश्चन है कि सर गजट गजट प्लेट की मेन प्लेट को अपने ऊपर धारण करता है। हाँ कह सकते हैं, वही तो कह रहा हूँ, एकदम सही बोला राकेश। ठीक है, गजट प्लेट अपने ऊपर मेन प्लेट को धारण करता है। ठीक है, यानी गजट प्लेट बहुत सारे मेन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, गजट प्लेट का यूज जनरली हम तभी करेंगे जब एक से ज्यादा हम लोग को मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करना है। अब क्या डिफरेंस होता है गजट प्लेट और स्प्लाइस प्लेट में? तो गजट प्लेट कई सारे मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करने का काम करता है, लेकिन जो स्प्लाइस प्लेट होता है वो केवल दो मेंबर्स को कनेक्ट करके मेंबर की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। यानी कि गजट प्लेट का काम है कनेक्शंस बनाना, जबकि जो स्प्लाइस प्लेट है उसका काम है कि कनेक्शंस बना करके लंबाई बढ़ाना। अगर दो मेंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ करके लंबाई बढ़ानी है तो वहां स्प्लाइस प्लेट यूज करेंगे, जबकि बहुत सारे अगर एंगल्स एक ही जगह आ रहे हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हम लोग गजट प्लेट का यूज करेंगे। ठीक है, राधे राधे राधे। हाँ, रेलवे कनेक्शंस पे होती है, तो समझ में आया। तो गजट प्लेट ऐसे प्लेट होते हैं जो कि बहुत सारे कनेक्शंस को बहुत सारे प्लेट्स को एक ही जगह पे जोड़ के कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। गजट प्लेट की मिनिमम थिकनेस 12 mm होनी चाहिए। इस पर कनेक्ट होने वाले सभी प्लेट्स की जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, जो फोर्स का लाइन है, वो एक ही पॉइंट से होकर जाना चाहिए। स्प्लाइस प्लेट का यूज करते हैं मेंबर्स की लंबाई को बढ़ाने के लिए, गजट प्लेट का यूज करते हैं कनेक्शंस को बनाने के लिए। समझ में आया? बताइए जरा फटाक से, क्या आप लोग को समझ में आया जो भी मैंने समझाया? जो भी समझाया है क्या समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया है, ये तो हमने कर ही लिया है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चंस पे। थोड़ा सा आपका सोम चेक होगा, थोड़ा सा आपका आरसीसी चेक होगा, बहुत सारा स्टील चेक होगा। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है, पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द टेंशन मेंबर। कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या कह रहा है? वायर एंड केबल्स आर द सिंपलेस्ट टेंशन मेंबर। सही बात है भाई, कोई वायर आपने जीवन में देखी होगी, कोई केबल देखी, उससे उससे आसान स्ट्रक्चर क्या ही होगा। ठीक है, पतले पतले वायर होते हैं, खींच करके तान करके बांध दो, तान करके बांधा है तो टेंशन मेंबर। ठीक है, तो सही बात है, ये भी सही हो गया, ये तो सही है। फॉर टेंशन मेंबर द क्रिटिकल सेक्शन इज वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम। ये भी सही बात है। To increase the strength of the tension member, the number of bolts, bolts क्यों लिखा है इन्होंने? number of bolts should be maximum in the single bolt line। आपको बताया था कि यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, यहाँ मिनिमम होना चाहिए, ताकि हमारा एरिया ऑफ होल कम से कम माइनस हो। ठीक है, ठीक। तो अब ये हो गया गलत, तो 1 और 2 हमारा सही है और हमारा 3 गलत है, तो हमारा हो जाएगा क्या? हमारा हो गया ए। ठीक ठीक, ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए क्या कह रहा है। रॉड्स एंड बार्स आर यूज्ड फॉर द रूफ ट्रसेस। अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है सर, क्लास कब से चल रही है? 5 बजे चलती है। मैसेज आपको गया था क्रिश, और कल क्लास में आपको पहले ही बता दिया गया था कि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 4 से 6 और रात में 10 से 12। कल लेक्चर में ही मैंने बता दिया था जब आपका क्लास एंड कर रहा था। ठीक है, तो कल ही बता दिया गया था आपको, ऊपर से मैसेज भी गया था आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, और ऐप पर भी सुबह ही हम लोगों ने अपडेट कर दिया था। थोड़ा सा अपडेट रहिए। ठीक है, बाकी वीडियो तो रिकॉर्ड होती ही जाती है, आप देख लेना वापस से। तो रॉड्स एंड बार्स का यूज रूफ ट्रस पे करते हैं? हाँ करते हैं। ठीक है, अगर रूफ ट्रस पढ़ा है तो जानते होंगे, नहीं पढ़ा तो वेट करिए, चैप्टर नंबर 10 या 11 आएगा, वहां हम आपको बताएंगे। फ्लैट प्लेट्स आर यूज्ड फॉर द बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन में। बस सही बात है, आप फ्लैट प्लेट्स का यूज कहीं भी कर सकते हैं, जहां चाहे, टेंशन, कंप्रेशन, फ्लेक्चर, जो चाहे वहां यूज करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रोल्ड सेक्शन हैज लेसर रिजिडिटी। ना भाई ना, रोल्ड सेक्शन की जो रिजिडिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए तो रोल्ड सेक्शन का इतना ज्यादा यूज किया जाता है। आई सेक्शन, सी सेक्शन, एंगल सेक्शन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इनकी रिजिडिटी ज्यादा होती है। तो 1 और 2 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट। तो 3 इज इनकरेक्ट, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड का हो जाएगा बी। सेकंड का हो जाएगा बी। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है भाई, इनकरेक्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी। अगर करेक्ट पूछता तो सी हो जाता, इनकरेक्ट पूछा है तो बी हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन, अच्छा ये तो हमने कल किया था, इसका आंसर 205 आया था, याद है? हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका आंसर 205 आया था, आप लोगों ने निकालने में हेल्प किया था, ठीक है, ये कल हमने सॉल्व किया है। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, याद होगा आपको, 1065 आया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने कल क्लास में सॉल्व किए थे, एक बार जरूर जाकर रिवाइज कर लेना। ये भी क्वेश्चन हमने सर कल सॉल्व किया था और इसका आंसर भी कुछ आया था, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या आया था, ठीक है, 2215 आया था मेरे ख्याल से। किसी को याद है? किसी को याद है इसका आंसर? हम लोगों ने कल किया था ना, हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल कल सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या था? 2215 आया था ना, बी आया था ना, हाँ मुझे भी वही याद आ रहा है कि 2215 शायद आया था, ठीक है। ये सब हमने कल कर लिए थे, इसे कल न्यूमेरिकल पे इतना टाइम दिया था मैंने। अब देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दोगे जरा, इसका आंसर आप दोगे जरा, बताओ जरा क्या होगा। Which of the following factors affect the efficiency of a tension member? Ductility of member, method of fabrication, geometry configuration या temperature of surrounding? कौन सा टेंशन मेंबर की डिजाइनिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए क्या होगा, बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? छठे का आंसर हो जाएगा हमारा डी, छठे का आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगेन यह क्वेश्चन फिर से आपका एलएसएम का टेंशन मेंबर के डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है, इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है? द डक्टिलिटी फैक्टर इज एज्यूम टू बी यूनिटी। आपको याद है मैंने बताया था कि जो K1 की वैल्यू होती है वो 1 मानी जाती है, तो ये तो सही हो गया। फॉर अ पंच होल द होल फॉर्मिंग फैक्टर इज 0.85। याद दिलाया था आपको कि जो K2 होता है वो हमारा पंचिंग के लिए क्या होता है, नॉट नहीं बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट, होता है मेरे साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। चलिए किसी दिन क्लास लेंगे लोग कि कितना टाइपिंग मिस्टेक मेरे में ही क्यों कर रहा है। हाँ तो ठीक है, फॉर अ पंच होल द होल फॉर्मिंग फैक्टर इज 0.85, ये भी सही हो गया हमारा। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड ज्योमेट्रिक फैक्टर इज 1.5, नहीं, आपको याद है बताया था कल, ज्योमेट्रिक फैक्टर यानी K3 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये गलत हो गया। शेयर लैग फैक्टर कंसीडर्स ओवर स्ट्रेसिंग कॉन्सेप्ट, सही है, कल आपको याद दिलाया था ना मैंने कि दो भाई हैं, एक है हमारा कनेक्टेड लेग, एक आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग नालायक है, तो उसके हिस्से का भी काम कनेक्टिंग लेग को करना पड़ रहा है, तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहा है। तो 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा क्या, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताएंगे जरा आप क्या कह रहा है। बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने डाले हैं कि एक क्वेश्चन में हम लोग 3 चीज डिस्कस कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। टेंशन मेंबर इन विच कैन बी the reversal of direct stresses due to loads other than wind or earthquake forces, ठीक है, सही बोला है। तो विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस के अलावा अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होता है तो 180 होता है, ये तो सही है। टेंशन मेंबर्स विच आर ऑलवेज अंडर टेंशन, बताया था ऐसे मेंबर जो हमेशा टेंशन में होते हैं उनके लिए 400 होता है, तो 180 और 400 दोनों सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट कोई भी गलत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन अभी बताया आपको कि गजट प्लेट की जो मिनिमम थिकनेस होती है वो कितनी होती है, वो हमारी 12 mm होती है, तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 9वें का आंसर हमारा डी हो जाएगा। गजट प्लेट की मिनिमम थिकनेस 12 mm होती है। फिर क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ टेंशन मेंबर इन अ रूफ ट्रस सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस द स्लेंडरनेस रेशियो इज। अभी आपको बताया भी था कि रूफ ट्रस में प्रयोग होने वाले जो टाई मेंबर होते हैं उनके लिए जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस पर स्लेंडरनेस रेशियो हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं वो कितना होता है, वो 350 होता है। 3 ही डेटा है, 180, 350 और 400, घुमा घुमा के वही पूछेगा, कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा, ठीक। लंबा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स विद सिंगल स्ट्रक्चरल शेप एंड प्लेट्स, ठीक है, हमको यहाँ पे सही स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है। द कॉमन सिंगल स्ट्रक्चर शेप आर एंगल सेक्शन, टी सेक्शन एंड चैनल सेक्शन। कह रहा है क्या कि जनरली जो हम लोग रोड सेक्शन यूज करते हैं ना उसमें चैनल, एंगल और टी सेक्शन का ज्यादा यूज किया जाता है, सही बात है, हम लोग जनरली इन्हीं का यूज ही करते हैं। सिंगल एंगल आर नॉट यूज्ड फॉर ब्रेसिंग फॉर लाइट ट्रस, गलत है, गलत है। सिंगल एंगल का यूज हम लोग ट्रस वगैरह में करते हैं,
ब्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक कॉलम ऐसे है, एक कॉलम ऐसे है, इनको इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि हवा के प्रभाव को बचाया जा सके, हवा के प्रभाव से इसको बचाया जा सके। रेलवे स्टेशन पे जाना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, अकेजनली आई सेक्शन आर कैन बी यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर। हाँ, यूज कर सकते हैं क्योंकि आई सेक्शन की रिजिडिटी काफी अच्छी होती है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा कि आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छा होता है। तो 1 और 3 इज करेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत लोगों के आंसर तुरंत आ गए हैं। ये बता रहा है कि आपने मेहनत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखा जाए जरा न्यूमेरिकल, ये तो हमने कल नहीं किया है। A tension member of roof truss carries a factoral load of 430 किलोन्यूटन। कितना लोड आ रहा है, तो लोड आ रहा है 430 किलो न्यूटन। ठीक है, 430 किलो न्यूटन। बाय कंसीडरिंग दैट स्ट्रेंथ इन यील्ड, यानी कि हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है, पी वाई है। व्हाट इज द ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, हमें एजी निकालना है। ठीक है, कंसीडर एफ ई 250, तो एफ वाई कितना है, एफ वाई 250 है। ठीक है, रख के निकाल देते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, हमको पता है कि जो हमारी ग्रॉस स्ट्रेंथ होती है या यील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या होती है, ये हमारी होती है ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ठीक है, तो उस तरीके से हमें यहाँ क्वेश्चन में ए जी पूछ रहा है, तो ए जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वाई इंटू गामा एम नॉट अपॉन एफ वाई। ज्यादा करके वैल्यू बताइए, पी वाई कितनी है, पी वाई हमारी 430 किलो न्यूटन, तो 430 इंटू 1000, और गामा एम नॉट कितना होता है 1.1 अपॉन एफ वाई कितना है 250। जरा सॉल्व करिए और बताइए ए जी कितना आ रहा है, बताइए ए जी कितना आ रहा है, 1892 आ रहा है। वाह, वेरी गुड, वेरी फास्ट, 1892 mm स्क्वायर आ रहा है। ये भी एक अच्छी हैबिट होती है कि अगर आप वर्कबुक पहले सॉल्व कर लें, आपको दिया ही इसलिए गया है कि आप वर्कबुक सॉल्व करके यहाँ आइए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से यहाँ पे कनेक्ट कर पाइए। ठीक है, ये भी आपको बताया था कि अगर आप एंगल सेक्शन के द्वारा कोई कनेक्शन बना रहे हैं तो हमेशा जो हमारा लॉन्गर लेग है उसको कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर लेग को कनेक्ट करने पे स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा मिलती है। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा, 13वें का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगेन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड E250 ग्रेड स्टील प्लेट ऑफ साइज 110 एंड 10। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, हमसे कह रहा है भाई टीडीजी निकाल दो। टीडीजी क्या होता है, ये होता है ए जी इंटू एफ वाई, ए जी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ए जी कितना है, तो ए जी हो जाएगा 110 इंटू 10, एफ वाई ई 250 है यानी कि हमारा 250 है, और हमारा गामा एम नॉट होगा 1.25। ठीक है, जहाँ निकालेंगे और किलो न्यूटन में आंसर बताएंगे। ई 250 का मतलब होता है ऐसा ग्रेड जिसमें कि यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, यील्ड स्ट्रेंथ आपकी 250 मेगापास्कल है। ठीक, तो कितना आ रहा है आंसर बताओ जरा, ए आ रहा है क्या, 250 किलो न्यूटन, 250, सी आ रहा है, मान लें 220, 250 क्या आ रहा है भाई, 220 आ रहा है, 220 कहाँ ऑप्शन में है, 220 आ रहा है सर, 1.1 होगा ना, 1, अरे यार सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा, एक दो का दिमाग चमका भाई, चमका भी नहीं, हाँ 1.1 होगा। ठीक है, तो 250 आ रहा है, तो जिसने 250 बताया है वो इसी आधा बताया होगा। ठीक है, वो लिखने में मिस हो गया हमसे। चलिए, तो 14वें का हमारा हो गया क्या, 14वें का हो गया हमारा सी। ठीक है, बहुत अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है और ये दिमागदार क्वेश्चन, देखते हैं कौन इसका सही। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपके सामने ऐसा रख के छोड़ रहा हूं, आप पूरा पढ़ेंगे 15वां क्वेश्चन। खास बात ध्यान क्या रखेंगे, यहाँ पे WSM की बात किया है, तो WSM के हिसाब से 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए जरा, 15वें क्वेश्चन का आंसर WSM के हिसाब से क्या होगा। फटाफट 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 बताइए, सब लोग शांत है एकदम। ठीक है, बात करते हैं क्या, एज पर IS कोड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर फॉर द डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर इन WSM। आपको याद होगा WSM में ना तो शियर लैग का कॉन्सेप्ट था, ना ही वहां पे K1 K2 K3 K4 जैसी कोई चीज थी, तो 1 और 2 तो नहीं था WSM में। बस वहां पे हमने ब्लॉक शियर फेलियर के बारे में पढ़ा था कि भाई बहुत पास ले जा करके पंचिंग मत करना, बहुत पास ले जाकर छेद मत बनाना। तो यहाँ पे केवल हमारा क्या हो जाएगा, केवल हमारा सी हो जाएगा, ओनली थर्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि शियर लैग और
शियर लैग और इफेक्ट ऑफ पंच होल देखते खट से टिक कर देता है, लेकिन वो एलएसएम का कॉन्सेप्ट है। एलएसएम में हमने K1 K2 K3 के ऊपर पढ़ा है, डब्ल्यूएसएम में ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 में का सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए। लग एंगल के लिए हमको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। लग एंगल कनेक्टिंग अ चैनल शेप मेंबर शेल एज फार एज पॉसिबल बी डिस्प्ले सिमेट्रिकली, मतलब जो भी चैनल यूज करिए वो सिमेट्रिकल यूज करिए, ऐसा मत यूज कर दो। सही बात है, हमेशा चैनल जब भी यूज करना चाहिए सिमेट्रिकल यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके, सही है। Where lug angles are used to connect an angle member, the whole area of member shall be taken as effective। ये भी सही, अभी आपको बताया था मैंने कि पूरा का पूरा जो एरिया होगा वह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा। सर ब्लॉक फेलियर भी तो एलएसएम में ही पढ़े थे हम लोग, नहीं याद करिए, मैंने आपको टाइप ऑफ फेलियर जब रिबेट पढ़ाया है तो वहाँ ब्लॉक शेयर फेलियर पढ़ाया है। ठीक है, वहाँ पे आपको ब्लॉक शेयर फेलियर पढ़ाया है और बताया था कि जो ई मिनिमम का कॉन्सेप्ट आया था ना, ई मिनिमम बराबर 1.5 डी नॉट, क्यों आया था? इसलिए तो आया था, ब्लॉक फेलियर से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16वें का ए आ जाएगा। ई मिनिमम कॉन्सेप्ट रिबेट में आया ही इसलिए था कि ब्लॉक फेलियर होने से बचा सके हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि इन अ टेंशन टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 12 mm डायमीटर, डायमीटर 12 mm है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड, फाइंड आउट द यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस Fy क्या होता है? तो ये होता है यील्ड लोड डिवाइडेड बाय एरिया। यील्ड लोड कितना है? 28.5 किलो न्यूटन है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, और एरिया चूंकि यहाँ पे रॉड है तो π/4 इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जरा बताइए कितना आ रहा है। हाँ, ब्लॉक शेयर फेलियर रिवेट बोल्ट सब में होता है ब्लॉक शेयर फेलियर। ठीक है, जहां कहीं भी आपका एजेस के पास होल आएंगे ब्लॉक शेयर फेलियर होगा। तो बताइए जरा कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता रहे हैं विमलेश, 252.2 आ रहा है। 252.5 दिया भी हुआ है, बहुत अच्छे। 252.5 ही मान लेते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टील मेंबर इन टेंशन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी शियर लैग। ठीक है, किसमें शियर लैग नहीं होगा भाई? जिसमें आउटस्टैंडिंग लैग नहीं होगा उसमें शियर लैग नहीं होगा। शियर लैग किसी भी सेक्शन में तब होता है जब उसमें आउटस्टैंडिंग लैग होती है, और आउटस्टैंडिंग लैग किसमें नहीं होती है? प्लेट्स में। जो फ्लैट्स होते हैं, जो प्लेट्स होते हैं वो तो सपाट होते हैं, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग लैग होता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहीं फ्लैट दिया हुआ है क्या? देखिए दिया हुआ है। तो शियर लैग इफेक्ट किसमें नहीं आएगा? जिसमें आउटस्टैंडिंग लैग नहीं होगी। और आउटस्टैंडिंग लैग किसमें नहीं होती है? केवल फ्लैट और प्लेट्स में नहीं होती है, बाकी सब में होती है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 18वें का बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल अनइक्वल एंगल सेक्शन इज कैलकुलेटेड एज पर IS 800 2007। ठीक है, ओके, बढ़िया है। लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट, सही बात है, लॉन्गर लेग कनेक्ट करने से स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। शॉर्टर लेग इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, नहीं, शॉर्टर लेग को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा हमको अच्छी स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए लॉन्गर लेग को कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं भावना में भाग गया। क्या है, क्या रहा है कि लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, शॉर्टर लेग इज कनेक्टेड टू गसेट प्लेट, विच ऑफ द स्ट्रेंथ विल बी सेम इन बोथ द केसेस। अगर हमने एक कंडीशन ये बनाई इन्होंने कि हमने कोई कनेक्शन बनाया अनइक्वल एंगल सेक्शन से, एक बार हमने लॉन्गर लेग को कनेक्ट किया, एक बार हमने शॉर्टर लेग को कनेक्ट किया, तो बताओ इनमें से कौन सी स्ट्रेंथ सेम आएगी दोनों में? क्या हमारी रप्चर स्ट्रेंथ सेम आएगी, क्या हमारी ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ सेम आएगी, क्या हमारी यील्डिंग सेम आएगी? ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि जब हम ग्रॉस की बात करते हैं तो वहां कोई होल बना नहीं, जब कोई होल बना नहीं तो शियर लैग आया नहीं, जब शियर लैग आया नहीं तो दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग काहे होगी? क्योंकि याद होगा आपको TDG में हम रखते हैं AG इंटू FY अपॉन गामा एम नॉट। जब हमने AG रखा है तो क्या A1 क्या A2? ठीक है, जब हम ग्रॉस यील्डिंग की स्ट्रेंथ निकालते हैं बोलते हैं AG इंटू FY अपॉन गामा एम नॉट। तो जब हम AG रख रहे हैं तो AG में तो A1 और A2 दोनों शामिल हैं। तो जब हम A1 और A2 को अलग अलग मान ही नहीं रहे हैं तो फिर उसके स्ट्रेंथ अलग अलग आएगा ही क्यों? ठीक है, तो हो गया हमारा आंसर बी, बहुत अच्छे। हाँ, अब ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वैसे सोम का टॉपिक है क्या कि किसी मेंबर का टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है? तो किसी मेंबर का टेंशन कोफिशिएंट होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कभी भी आपसे आए कि आपका टेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है,
ये लेकिन लेग के विड्थ पर डिपेंड करता है। हाँ, विड्थ पर डिपेंड करेगा, एरिया है ना, लेकिन दोनों केस में विड्थ तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे एंगल सेक्शन बनाया हूं तो जितना विड्थ इस वाले का है उतना ही विड्थ इस वाले का भी तो होगा, तो विड्थ दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अगेन ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने किया हुआ है। क्या है? When plate of thickness T are exposed to the weather, tacking rivets are provided at the pitch not exceeding T max पूछ रहा है tacking rivet के लिए। exposed to the weather में, exposed to the weather में 16T, not exposed to the weather में 32T, टेंशन मेंबर के लिए 1000 mm, कंप्रेशन मेंबर के लिए 600 mm। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 21वें का बी। अब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और हमने अभी किया है कुछ देर पहले ही। क्या? स्प्लाइस कवर्स एंड इट्स कनेक्शंस इन अ टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन फॉर, मैंने आपको बताया था जो स्प्लाइस प्लेट होती हैं उनकी स्ट्रेंथ कम से कम क्या होनी चाहिए? कम से कम आपके मेन मेंबर की स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अनइक्वल एंगल के लिए तो अलग अलग होगा ना भाई साहब ना, कैसे अलग अलग? लंबाई अलग अलग होगी, चौड़ाई तो सेम होगी ना। जैसे ये मेरा हाथ है, अब ऐसे देखो इसको, यहां से यहां तक हाथ समझ लो, या मैं आपको कुछ कुछ और से दिखा देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन पे भी आते हैं हम लोग। पहले पिछला जो आपका अनिक्वल है, ये एक रिमोट है, ब्लैक कलर का लंबा है, ये एक है छोटा है, और इस तरीके से हमने कोई कनेक्शन बनाया, इस तरीके से मैंने कोई कनेक्शन बनाया। ठीक है, अब देखो आप, व्हाइट वाला छोटा है, ब्लैक वाला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एंगल सेक्शन बनाया, ये अनइक्वल एंगल सेक्शन है, लेकिन विड्थ तो दोनों की सेम है ना। हमेशा एंगल की विड्थ सेम होती है, लंबाई अलग अलग है, लेग की लंबाई अलग अलग होती है, विड्थ तो हमेशा सेम रहेगी, विड्थ थोड़ा अलग होगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या होगा? टेंशन मेंबर रिकमेंडेड मेंबर स्प्लाइसेस आर नॉट, क्या है कि स्प्लाइस कवर प्लेट की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए? वो हमारी मेन मेंबर के बराबर होनी चाहिए। टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर, टू कैरी दिस टू टेंशन रिकमेंड दिस, ये होगा हमारा। ठीक है, यानी कि दोनों की जो स्ट्रेंथ वो क्या होनी चाहिए? दोनों की स्ट्रेंथ हमेशा हमारा, सब लोग एक ही साथ कॉपी पेस्ट मारते हैं क्या? ठीक है, हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको कराया है चैप्टर नंबर 1 में, हमने बात किया है। सी ऑप्शन का क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। ऑप्शंस नॉनसेंस बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ सही है, बाकी तो ऐसे एब्सर्ड बनाते हैं, कुछ उल जुलूल से बना देते हैं कि आप पढ़ो, उसका समझने का प्रयास करो, अपना समय खर्च करो, हमें बस सही आंसर देना, थोड़ा से टिक मारना है। ठीक है, ठीक है, बी, क्या इसका बी आएगा? देखिए, ए आएगा ना, हाँ ठीक, ओके। इसका कितना आएगा? 165, याद है हमको बताया था बेंडिंग स्ट्रेस 0.66 ऑफ एफ वाई हो जाएगा, तो 0.66 ऑफ एफ वाई क्या होता है? 165 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डाल करके कुछ भी बताया करिए, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग का मैसेज लेट में आता है, समझ में नहीं आता किस वाले क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे वो। ठीक है, ओके। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट लग एंगल यूज टू कनेक्ट हैवीली लोडेड टेंशन मेंबर। ठीक है, लग एंगल के बारे में कुछ बातें कही हैं। पहला, लग एंगल का सही से प्रयोग करने पे जो लेंथ ऑफ द कनेक्शन है वो कम हो जाती है, एकदम करेक्ट है। लग एंगल का यूज करने से गजट प्लेट की लेंथ भी कम हो जाती है, सही बात है, जब कनेक्शन की लेंथ कम हो जाएगी तो गजट प्लेट भी तो छोटा यूज होगा, ये तो कॉमन सेंस हो गया। कॉस्ट ऑफ द कनेक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल फास्टनर्स, हाँ ये आपका सही है। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे इसने जो यहाँ पे बात लिखी बहुत जायज लिखी है, क्या कही है? ओवरऑल कॉस्ट तो लग एंगल का प्रयोग करने से घट जाता है, लेकिन जो फास्टनर्स यूज कर रहे हैं ना, उस फास्टनर का, अब जहां पे 2 फास्टनर से काम चल जा रहा था वहां पे 6 लगाने पड़ रहे हैं। 2 ठू लग एंगल को जोड़ने के लिए गजट प्लेट के साथ 2 ठू जोड़ना पड़ रहा है आपको मेन मेंबर के साथ, तो हमारा 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। यहाँ पे इसने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल फास्टनर्स एंड एंगल, तो एंगल और फास्टनर की कॉस्ट तो बढ़ी जाती है। हाँ, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ द कनेक्शन कम होने से रिड्यूस हो जाती है, लेकिन फास्टनर्स और एंगल की कॉस्ट तो बढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए जरा, कि स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 250, ना गलत है, टोटल गलत है। 400 तक तो पढ़ाई हमने, 180, 350, 400 ये 3 पढ़े हैं, तो 250 तक लिमिटेड कहाँ है? तो असर्शन तो हो गया हमारा गलत। फिर क्या कहा? स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ टेंशन मेंबर इज स्टिफनेस क्राइटेरिया, हाँ सही बात है,
मैंने आपको बताया था कि टेंशन मेंबर में बकलिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं, इसलिए स्ट्रेंथ वाइज हमको कभी भी स्लेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर में लिमिट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग टेंशन, स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टिफनेस, स्टिफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग टेंशन मेंबर के लिए भी क्या करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो को लिमिट कर देते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। सर कॉस्ट ऑफ कनेक्शन बोला है, ना कि कॉस्ट ऑफ कनेक्टर्स। देखिए, कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल फास्टनर्स, तो कहने का मतलब ये है कि इनकी वजह से जो कनेक्शन में एक्स्ट्रा प्राइस आ रहा है, तो वो तो आ ही रहा है ना। अगर वहां पे केवल ये लिखता कि कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल फास्टनर, ये बात तो सही है ना, कि फास्टनर का पैसा तो लगेगा ही ना, तो वो अल्टीमेटली तो उस समय कॉस्ट में ही आएगा। फिर जब हम ओवरऑल कॉस्ट निकालेंगे सब कुछ मिला जुला करके, तो वहां पे हमको कुछ फायदा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लाइन लिखी है, अगर ये इसके बाद कुछ नहीं लिखा होता, बस कहता कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन बोल दिया कि कॉस्ट ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशनल फास्टनर्स, ये सही हो गया। ठीक है, ओके, हाँ बढ़िया, ओके। यहाँ पे कंडीशनल बात किया है, ओवरऑल कॉस्ट के बारे में यहाँ पे बोल नहीं रहा है। ये भी हो गया हमारा, ये हो गया। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एन इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज बीन वेल्डेड, यानी कि यहाँ पे A1 बराबर A2 है, ठीक है, और बराबर A है, क्योंकि इक्वल एंगल है। ठीक, एन इक्वल एंगल ऑफ एरिया ए हैज बीन, नहीं, A/2 है। एक इक्वल एंगल है जिसका एरिया क्या है, A है, तो उसके दो एंगल होंगे, तो इसका A/2 हो गया, इसका A/2 हो गया। इक्वल एंगल है जिसका एरिया A है, तो उसके दोनों लेग का एरिया सेम सेम होगा, तो A1 बराबर A2 बराबर क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या रहा है, क्या welded one side of the gusset plate and carries tension along the axis, what is the effective area of the angle। इफेक्टिव एरिया कैसे निकालें, के निकाल करके। आपको बताया था जब कभी भी सिंगल एंगल की बात करें तो के की वैल्यू रिवेट के लिए कैसे निकालेंगे, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ठीक है, हम इस तरीके से इसको निकालेंगे। अब कैसे निकालें, तो रखते हैं, जब हमने बोला कि इक्वल एंगल है, दोनों लेग बराबर होंगे और एंगल की एरिया ए है, तो A1 और A2 A/2 हो जाएंगे। तो 3 इंटू क्या हो गया, A/2 अपॉन क्या हो गया, 3A/2 प्लस A/2। ठीक है, ए सब काट दो, तो बचा क्या, के। ये हो गया आपका 3/2, और नीचे क्या हो गया, 3/2 प्लस 1/2, तो 4/2। 2 से 2 कट गया, आ गया 3/4। 3/4 मतलब 0.75। क्या 0.75 है, या कैलकुलेशन चेक करना, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कैलकुलेशन चेक करिए जरा, मैंने कुछ गलत किया है क्या। क्या कैलकुलेशन गलत कर दिया मैंने, वैसे तो पॉइंट्स में है। थ्री A/2 अपॉन 3A/2 प्लस A/2। ठीक है, 3A/2 ऊपर हो गया, नीचे क्या हो गया, 3A प्लस A 4A/2, 2 से 2 गया, 3/4, 3/4 ही है ना, सही किया है, 0.87। हाँ मुझे भी याद है 0.7। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ, जरा मेरा ध्यान खिंचवाइए जरा, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या बताइएगा, क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। कभी कभी होता है ना, दिमाग चमकता नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन। निकाली निकाली, बताइए भाई। इसी बहाने आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा लोगे, हम तो सबसे खर्च कर ही रहे हैं। ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 3/4 सही निकाला है, मतलब मैंने हट के भी देख लिया प्रॉपरली कि सही आ रहा है। ठीक है, तो के हमारा सही आ रहा है। तो अब निकाल लेते हैं इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया देख लेते हैं। अगर मैं 3/4 सही निकाला हूँ, 0.75 मैंने सही निकाला है, तो आंसर मैच कर जाना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव एरिया यानी ANE क्या हो गया, A1 प्लस
के ए टू, लेट्स ट्राई। ए वन कितना है, ए बाई टू, और के आप मैंने निकाला 3/4 इंटू ए टू कितना है, ए बाई टू। कितना हो गया ये, ए मैं कॉमन बाहर ले रहा हूँ, ये आ गया 1/2 प्लस 3/8। आ तो रहा है, हाँ आ तो रहा है, आ तो रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। जल्दी जस्ट कर गया था, सही किया, सॉल्यूशन सही है हमारा, ठीक है। 0.875 आ रहा है सर, ये के की वैल्यू है, हाँ हाँ वही, नहीं मुझे लगा ना कि मैं यहाँ कुछ मिस्टेक किया हूँ क्या, वो तो यानी तो बात की बात थी। बहुत से लोग का 0.7 रिप्लाई आने लगा था ना, मुझे लगा कि इसका आंसर कर रहे हैं कि उसका कर रहे हैं। ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोगों ने सब कुछ सही किया है। ओके, फिर क्या कह रहा है देखा जाए जरा, सोम का क्वेश्चन लग रहा है ये, ठीक है। RXX आ गया ना, तो टू एंगल ऑफ ISA 100 into have been used as a tie member. The angle are welded on either side of the gusset weld over its length. The maximum length of the member is. जब कभी भी मैक्सिमम लेंथ की बात पूछे और क्वेश्चन में RXX दे दे, समझ जाइए कि आपका क्या है, समझ जाइए कि आपका स्लेंडरनेस रेशियो का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कोई बताना चाहेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, टू एंगल्स हैव बीन यूज्ड एज अ टाई मेंबर। टाई मेंबर का क्या है, टाई मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं विच आर ऑलवेज इन टेंशन। एडिशनल फास्टनर का मतलब क्या होता है, एडिशनल फास्टनर मतलब कि हमने स्टिफनेस देने के लिए एक्स्ट्रा हमने वहां पे नट या बोल्ट का यूज कर दिया, रिवर्स का यूज कर दिया है, ठीक है। तो जब कभी मैक्सिमम लेंथ की बात करें तो टेंशन मेंबर में मैक्सिमम लेंथ हमको कब मिलेगी, जब स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होगा। जब कभी भी मैक्सिमम लेंथ की बात करेगा तो स्लेंडरनेस रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और स्लेंडरनेस रेशियो के बिहाफ पर मैक्सिमम लेंथ कब मिलेगा, जब हमारा स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम होगा। एक टेंशन मेंबर के लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है 400। तो उस हिसाब से जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है वो हमारा होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। ये हो गया हमारा 400, ये हमको निकालना है, आर हमको दिया है, तो यहां से एल कितना आ गया 400 इंटू 30 यानी कि 12,000। किस में आएगा, एमएम में आएगा। क्यों एमएम में आएगा, क्योंकि आर हमने एमएम में रखा है। तो ये हो गया हमारा 12 मीटर, 12 मीटर हमारा आ गया आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। जब कभी भी हमारा क्या हो, जब कभी भी हमारा मैक्सिमम लेंथ का कॉन्सेप्ट आए तो स्लेंडरनेस रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करना है, और मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो उस पर्टिकुलर मेंबर के लिए जो पॉसिबल है उसका प्रयोग करना है हमको, ठीक है। आंसर लोगों ने सही भी किया है। ओके, ये क्या, ये तो हमने कल किया था, ये हमने कल किया था, याद होगा आपको। और मेरे ख्याल से इसका आंसर 768 और 568 आया था। कल का सेक्शन देख लेना, कल का लेक्चर देख लीजिएगा, इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया था और इसका आंसर 768 और 568 आया था, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेना कल का, वैसे हमने किया था शोरूम है, ठीक है। हाँ, अब क्या है, टू स्टील प्लेट्स ऑफ 20 mm एंड 25 mm आर फास्टेंड यूजिंग टैकिंग फास्टनर of thickness 32 mm. The line spacing of these fastener should not be. अच्छा, मतलब टैकिंग किया गया है और टैकिंग के केस में हमसे कह रहा है कि बताओ जरा मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी होगी। मैक्सिमम स्पेसिंग मतलब मैक्सिमम पिच, तो पी मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पी मैक्सिमम की वैल्यू पूछा, कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सार न्यूमेरिकल मैं ही कर दूंगा तो दिक्कत रहेगी ना, तो बताओ जरा आराम से इस क्वेश्चन का आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा। आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, बताइए जरा ए बी सी डी में से क्या होगा। 1 मिनट का हमको हम समय दे रहे हैं, बताइए। चलिए, तो क्या है, जब कभी भी हमको निकाल, अब देखिए कहीं भी टैकिंग रिवेट के बारे में बोला है लेकिन कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया है कि एक्सपोजर कंडीशन कैसी है। तो जब एक्सपोजर कंडीशन के बारे में ना बोला हो तो हमारा पी मैक्स क्या होता है, पी मैक्स होता है मिनिमम ऑफ 32T एंड यू हैव रीच्ड द एंड 32T एंड 300 mm, ठीक है। टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट। जो बाहर प्लेट यूज किया है वो 20 mm का है, जो अंदर प्लेट यूज किया है वो 25 mm का है। तो थिनर प्लेट कौन होगी, बाहर वाली हो गई, यानी 32 इंटू 20 हो गई, कितना हो गया 640 हो गया। और ये कितना है, ये हमारा 300 है।
तो 640 और 300 में से जो मिनिमम होगा वही हमारा होगा पी मैक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया 300। सिंपल एज दिस। ठीक है, बहुत अच्छे जिन्होंने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी स्मार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन। आपको बताता कि टेंशन मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी होती है स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॉस सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ नेट रप्चर, स्ट्रेंथ ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होती है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आ गया हमारा, लोवेस्ट ऑफ डिजाइन ऑफ यील्डिंग, डिजाइन ऑफ रप्चर एंड ब्लॉक शियर कनेक्शन। क्वेश्चन में कह रहा था कि टेंशन मेंबर की डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। तो टेंशन मेंबर की डिजाइन स्ट्रेंथ जो होती है वो TDG, TDN और TDB, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होता है उसके बराबर होती है। यानी हमारा हो गया ऑप्शन ए। और इस तरीके से हमारा हो गया टेंशन मेंबर कंप्लीट। यानी ये वाला सेशन कंप्लीट, 15 मिनट पहले हम लोग फ्री हो गए, अच्छी बात है। ठीक, तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। रात में 10 बजे खाना वाना सब आराम से बढ़िया से पहले ही खा लेना। कोई आपकी इसमें मेरे बाद कोई प्रैक्टिस बैच और नहीं है, तो सब कुछ पहले से खा पी करके तैयार हो जाना। करेक्ट 10 बजे हम लोग क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और कंप्रेशन मेंबर आज पढ़ के हम लोग फिनिश भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग रात में 10 बजे। ओके।